तो स्क्रीन के ऊपर आपको तमाम क्वेश्चंस के टाइम कोड जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैं प्रेफर ये करूँगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर मौजूद टाइम कोड के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन पर डायरेक्ट पहुँचिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 5 जो है 10th क्लास का उसे सॉल्व करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, सेट्स एंड फंक्शंस। तो सेट्स और फंक्शंस के बारे में आप इस चैप्टर के अंदर सीखोगे। क्या सीखोगे? जैसे कि एक्सरसाइज 5.1 जो है उसके अंदर आप लोगों को सीखने को मिलेगा सेट किसे कहा जाता है। आप लोगों को दोबारा से याद करवाया जाएगा इस एक्सरसाइज के थ्रू के इंटीजर्स, होल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ठीक है, रैशनल नंबर्स, वो किसे कहा जाता है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको याद दोबारा से आएगी। इसके अलावा आप दोबारा से जो ऑपरेशंस थे सेट के, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस वगैरह, उसको पहचानोगे जो कि पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हो। और लास्ट में इस एक्सरसाइज 5.1 के अंदर जो है आप परफॉर्म करेंगे ऑपरेशंस को, कौन कौन से, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन चारों टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी सीखोगे, ठीक है, जिसे परफॉर्म करना यहाँ पर कहा गया है। तो बेसिकली ये चार चीज़ें हैं जो कि आप एक्सरसाइज 5.1 के अंदर सीखोगे। तो चलिए वन बाय वन शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट के ऊपर बात करते हैं। तो डेफिनेशन आपको लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही है कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कि सेट्स जो है बेसिकली कहते हैं ऑब्जेक्ट्स की एक कलेक्शन को जो कि वेल डिफाइंड भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो। तो अब काफ़ी बच्चों को हो सकता है अभी भी समझ में ना आया हो, तो थोड़ा सा इसको खोलते हैं, थोड़ा गहराई में जाते हैं इसकी कि डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है। कि सेट अगर एक लफ्ज़ के अंदर आपको याद रखना हो सेट किसे कहा जाता है, तो आप कलेक्शन का वर्ड याद रखिए कि जब भी सेट का वर्ड आए तो आपके माइंड में कलेक्शन आना चाहिए। कि सेट का मतलब क्या है? एक कलेक्शन है। किस चीज़ की कलेक्शन है? ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है। ये दोबारा से याद रखिएगा। काफ़ी बच्चे जो हैं सेट को सिर्फ नंबर की हद तक ही अंडरस्टैंड करते हैं और फिर थोड़ी सी आगे चल के उनको परेशानी होती है। पता तो चल जाता है खैर, लेकिन यहाँ पर आप लोग अभी से जान लीजिए कि सेट्स जो है बेसिकली उसमें नंबर नहीं होते बल्कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे इधर एक एग्जांपल यानी पिक्चर रखी है मैंने, जिसमें आप देख सकते हो कि 3 चीज़ें सेट के अंदर मौजूद हैं, जैकेट, शर्ट और कैप, ठीक है। तो बेसिकली ये एक सेट कहलाएगा। इसी तरह नंबर्स का भी सेट हो सकता है। इस वीडियो में तो हम खैर नंबर के सेट्स के ऊपर ही बात करेंगे। आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ जाएगा वीडियो में जब आगे चलेंगे। तो यहाँ से सेट का मतलब क्या कि कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। और 2 चीज़ें इनको भी जहन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन इनके बिना मुकम्मल नहीं होती। कि जो भी चीज़ें, जिन भी चीज़ों का या ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? क्लियरली, ठीक है, वाज़े तौर पर। जैसे इधर 3 चीज़ें हैं, जैकेट, कैप और शर्ट, तीनों वाज़े तौर पर अलग चीज़ें हैं, ठीक है, मिलती जुलती ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो आगे आगे जैसे जैसे चलेंगे तो वेल डिफाइंड भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन वेल डिफाइंड क्लियरली अलग होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब मुख्तलिफ होना, अलग होना, डिफरेंट होना, ठीक है। तो अब देखिए ये तीनों चीज़ें जो हैं डिफरेंट है। तो डिस्टिंक्ट का वर्ड इसलिए भी इस्तेमाल किया है कि जब आप आगे चलेंगे फिर अगेन डेफिनेशन में आप सब कुछ नहीं समझ सकते। बस इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। जैसे जैसे आगे जाएंगे पिछली चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। यही एजुकेशन की एक अच्छी बात होती है और बुरी भी होती है। खैर, तो कलेक्शन वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, और बस ये चीज़ जहन में रखिएगा। तो अब हम यानी कि इंपॉर्टेंट सेट्स को थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। पहले कुछ और चीज़ें हैं जिनको आप सीख लो ताकि सेट को और अच्छे से समझ पाओ जब हम क्वेश्चन करें, ठीक है। तो जैसे कि एलिमेंट्स किसे कहा जाता है? एलिमेंट्स का सेट के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। तो सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ सेट के ऊपर बात करते हैं। तो ये मैंने एलिमेंट्स ऑफ सेट की डेफिनेशन यहाँ पर लिख ली है। इसको पढ़ते हैं, साथ साथ आपको समझ में आ जाएगा कि एलिमेंट्स किसे कहा जाता है। द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स जिनसे मिलकर सेट बनता है, डैट फॉर्म अ सेट, यानी वही बात, आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ सेट, यानी कि ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स जिनसे सेट मिलकर बन रहा है। जैसे कि ये 3 चीज़ें हैं,
इनको एलिमेंट्स कहा जाएगा। ठीक है, अगर नंबर से रिलेटेड जो कि आगे चल के आप देखोगे, तो जैसे नेचुरल नंबर का सेट है, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये 1 2 3 जो है ये क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको एलिमेंट्स कहा जाता है। सिंपल, ये बात आपको जहन में रखनी है। ठीक है, और क्या बात की गई है एलिमेंट्स में, कि द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर रिटन इन एनी ऑर्डर एंड आर नॉट रिपीटेड। ओके, ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई सेट होगा आपके सामने, तो बल्कि मैं एग्जांपल रख देता हूँ आपके सामने ताकि आप लोगों को आसानी हो। जैसे ये एक एग्जांपल आप लोगों को नज़र आ रही है कि जब भी सेट लिखते हैं तो कोई भी एलिमेंट जो है वो एक से ज़्यादा बार नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक बार होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे चलेंगे तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट को डिस्कस करेंगे, वहाँ भी ये बात सीखने को आपको मिलेगी। ठीक है, लेकिन एलिमेंट्स की बात की जा रही है, तो पहली चीज़ एलिमेंट कहाँ किसे जाता है वो भी पता चल गया। दूसरी चीज़, एलिमेंट सेट में किसी भी तरतीब के साथ लिख सकते हो आप, आगे पीछे करके, जैसे आप 3 4 2 1 ऐसे भी लिख सकते हो, बस यानी तरतीब कोई भी रख सकते हो आप, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपको ये पता चली। और एलिमेंट्स के हवाले से और क्या चीज़ें, तीसरे नंबर पे, एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स, के एलिमेंट्स जो होते हैं वो स्मॉल लेटर से डिनोट किए जाते हैं। जैसे अगर अंदर अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे तो ABCD, तो ऐसे करके स्मॉल लेटर्स। बाकी आगे चलेंगे तो ये चीज़ भी समझ में आ जाएगी। तो आई होप एलिमेंट्स ऑफ सेट के हवाले से भी आप लोगों को पता चल गया होगा कि जितने भी सेट्स होते हैं वो सब के सब जिन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं उन्हें एलिमेंट्स कहा जाता है। और एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, और तरतीब आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हो, और स्मॉल लेटर्स के अंदर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज़ हो गई। तो अब इससे आगे हम बात करेंगे हाउ टू राइट सेट, के सेट जो है वो लिखा कैसे जाता है। जब भी सेट लिखना हो तो किस बात का ख्याल रखना चाहिए, तो उस चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं ऊपर, और ऊपर करने के बाद यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ। तो ये मैंने हेडिंग लिख ली। सेट जो है उसे कैसे लिखा जाता है, इसके अंदर क्या पॉइंट्स बताए गए हैं। सबसे पहले में तो ये बताया गया कि जो भी सेट के अंदर आपने एलिमेंट्स लिखने हैं उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बना लो कि किस किस का सेट बनाना है। तो पहला स्टेप ये होता है। सेकंड ये कि जब भी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आपने रखने होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है कॉमे का इस्तेमाल करके। ठीक है, जैसे ये एक सेट है 5 6 7, तो आप देख सकते हो इनके दरमियान में कॉमा मौजूद है। जैसे मैं यहाँ पे छोटा हो, शायद नज़र ना आ रहा हो, 5 6 7, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि कॉमा दरमियान में मौजूद है। ठीक इसी तरह थर्ड पे क्या है कि इनक्लोज द एलिमेंट्स इन द सेट यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, के सेट को तभी सेट कहलाएगा जब ऑब्जेक्ट्स के बॉर्डर पे दोनों तरफ जो है वो आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा देंगे। तो ये तीन चीज़ें हैं, सेट को जब भी लिखना हो तो आपको इनका ध्यान रखना है। पहली क्या जो भी आपको सेट्स के अंदर रखनी है उसकी लिस्ट बनाइए। सेकंड, कॉमा से सेपरेट कीजिए। थर्ड, कर्ली ब्रैकेट्स लगा लीजिए। इसके बाद हम आगे अगर सेट को अच्छे से समझें तो एक और चीज़ जो सेट को समझने के लिए ज़रूरी है, नोटेशन ऑफ अ सेट। अ सेट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। जैसे सेट की नोटेशन क्या होती है कि सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और एलिमेंट्स जो है वो डिनोट किया जाता है, डिनोट मतलब जाहिर करना, ठीक है, दिखाना। तो ये तो आप ऊपर पढ़ चुके हो कि एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक सेट लिख लूँ यहाँ पे A इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, तो ऐसे करके, यानी कि जो भी, अब इसमें अल्फ़ाबेट नहीं है, अगर अल्फ़ाबेट डाल दें तो स्मॉल a, फिर B, फिर C, फिर D, यानी कि अंदर अगर अल्फ़ाबेट्स हों तो स्मॉल लेटर्स आएंगे, बाहर किसी भी सेट का एक नाम होता है और उस नाम को आपने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है, वरना गलत हो जाएगा आपका सेट। ठीक है, एक नोटेशन में एक ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ हमारे सामने है कि इफ़ x इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट A, यानी कि अगर x जो है वो एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है? सेट एक एलिमेंट है, देन वी से, तो x बिलोंग्स टू A। ओके, जिसको जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, मैं बता देता हूँ इसमें क्या बात कही जा रही है। कि जैसे मिसाल के तौर पे एक सेट है A और इसके अंदर हम 3 अल्फ़ाबेट्स डाल लेते हैं X Y Z, ठीक है,
और अब जैसे कि मुझे अगर ये बात करनी हो कि x जो है वो सेट A से बिलोंग करता है, तो इसको अगर लिखना होगा तो हम यानी कि ई डाल के ऐसे करके, यानी कि ऐसे करके एक सिंबल होता है। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, ठीक है, ऊपर लिखा भी हुआ है बिलोंग्स टू। तो अगर वैसे तो जैसे अगर इंग्लिश में लिखें तो x बिलोंग्स टू, बल्कि मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, x बिलोंग्स टू a, यानी पढ़ते इसको ऐसे हैं, और अगर सिंबल के तौर पे लिखना हो तो x बिलोंग्स टू a ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, कहीं पे भी लिखा हुआ आ सकता है x और फिर ऐसा सिंबल और फिर a। तो जब भी ये चीज़ आए तो आपके माइंड में यही आना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि हमें ये कहा जा रहा है कि x जो है वो सेट a से ताल्लुक़ रखता है या बिलोंग करता है, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट में ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तीसरे पॉइंट में अगर चलें तो क्या बात बताई जा रही है कि if x is not an element of set A, then we say x does not belong to A। yes, ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट है। अगर पीछे करें तो जैसे इसमें तो बिलोंग करता है ना, और पीछे कर लेते हैं, यस बिल्कुल। अगर मैं एक सेट कर दूं ऐसे, बल्कि इसी को कर लेते हैं, अगर B बिलोंग्स टू A, तो क्या ये सही बात होगी? तो आप देखें A सेट मौजूद ये रहा, इसके अंदर B तो अल्फ़ाबेट है नहीं, तो इट्स मीन कि ये बात गलत है। तो जब भी कोई एलिमेंट किसी भी सेट से ताल्लुक़ नहीं रखता या बिलोंग नहीं करता, तो ऐसे में बिलोंग का साइन डाल के उसके ऊपर ऐसे एक लाइन डाल दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x ताल्लुक़ A से नहीं रखता। तो इन तीन चीज़ों का कैसे ज़ाहिर करना है कि कोई भी, यानी बेसिकली आपने सीखा क्या कि पहले पॉइंट में आपने ये सीखा कि सेट जो है उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। दूसरे पॉइंट में आपने ये सीखा कि कोई भी एलिमेंट जब किसी सेट से ताल्लुक़ रखता है तो उसको इसको मिटा देता हूँ, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर कोई एलिमेंट किसी भी सेट से ताल्लुक़ नहीं रखता तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सेट ऑफ नोटेशन के अंदर या नोटेशन ऑफ अ सेट के अंदर आप लोगों ने सीखा। तो ये चीज़ सीखने के बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स देख लेते हैं जिनका पता होना चाहिए आप लोगों को, ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सको, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं ऊपर, और यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट सेट्स को अरेंज कर लेता हूँ। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट सेट्स जो कुछ आप लोगों को ज़रूर आने चाहिए जब भी आप सेट्स वाले क्वेश्चंस कर रहे हो, तो वो आप लोगों के सामने है। पहले नंबर पे कौन सा सेट है? पहले नंबर पे नेचुरल नंबर का सेट है जिसे n से रिप्रेजेंट किया जाता है, और आप देख सकते हो कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं। एक ऐसा सेट जिसमें 1 से काउंटिंग शुरू होती है उसे नेचुरल नंबर का सेट कहा जाता है। और इन 3 डॉट्स का मतलब क्या होता है? सो ऑन, मतलब ऐसे ही काउंटिंग आगे चलती जा रही है, ठीक है। इन डॉट्स का मतलब ये होता है। तो एक तो नेचुरल नंबर का सेट आप लोगों को पता होना चाहिए। सेकंड पे आपको होल नंबर का सेट पता होना चाहिए जिसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहाँ कहीं भी W लिखा आएगा तो आपने समझ जाना है कि होल नंबर्स की बात की जा रही है। होल नंबर्स के सेट की खास बात क्या होती है कि इसमें काउंटिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे चलती सो ऑन चलती जाएगी। इसी तरह Z जहाँ पर भी लिखा आए तो इसका मतलब ये होता है कि इंटीजर्स की बात की जा रही है, जैसे कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। इंटीजर्स किसे, यानी कि इंटीजर्स का सेट क्या होता है? जैसे 0 +, -1 +, -2 +, -3। अब हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स को ये बात ना मालूम हो कि +, क्यों लिखा हुआ है। एक्चुअली जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना और होल नंबर्स होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इसके लिए नंबर लाइन एक होती है। आई होप कि अगर ना भी पता हो तो चलो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे जो इंटीजर्स का सेट होता है उससे ऐसे करते हैं कि 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, हमेशा न्यूट्रल होता है। तो इस साइड पे पॉजिटिव काउंटिंग लिख देते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन, और इस साइड पे नेगेटिव काउंटिंग लिख देते हैं, ठीक है, और एंड सो ऑन। तो इस साइड पे नेगेटिव काउंटिंग चलती जा रही है, इस साइड पे पॉजिटिव काउंटिंग चलती जा रही है। तो अगर इसके आसपास में ऐसे करके डाल दूं तो ये सेट बन जाएगा। सेट के लिए खास बात क्या होती है कि अंदर कुछ चीज़ होनी चाहिए, तो नंबर्स मौजूद हैं, और कॉमा से सेपरेट होनी चाहिए ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे नंबर्स कॉमा से सेपरेट हैं, और इसके एंड में ब्रैकेट होनी चाहिए, तो देखिए ब्रैकेट भी है, और उसका कोई नाम भी होना चाहिए। तो इंटीजर्स के सेट को हमेशा Z से डिनोट करते हैं या जाहिर करते हैं। तो ये सेट होता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको एक साथ लिखना हो तो हम ऐसे लिख लेते हैं कि 0 तो ना पॉजिटिव होता ना नेगेटिव होता, इसलिए वैसे का वैसा आ जाता है। और देखिए 1 माइनस का भी है और पॉजिटिव भी है, तो इसको एक साथ करके लिखना हो तो +-1 लिख लेते हैं, फिर +-2 लिख लेते हैं, +-3 लिख लेते हैं। तो आई होप समझ में आया होगा कि
क्यू के इंटीजर्स के सेट में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर होते हैं, दैट्स वाई के इधर प्लस माइनस लिखा हुआ होता है। आई होप के बात बन गई होगी। तो ये z आ गया और ये आपके सारे इंटीजर्स का सेट आ गया। आगे अगर चलें तो इवन नंबर का सेट। इवन नंबर्स किसे कहा जाता है? ऐसे नंबर्स जो कि अब देखिए यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ना, मैंने बोला क्या, इवन नंबर्स। तो जब भी नंबर्स की बात की जाएगी तो पॉजिटिव है, लेकिन जब भी इंटीजर्स की बात की जाएगी तो इट्स मीन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की बात हो रही है। तो इसने सेट कौन सा बनाया है? ऑल इवन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव भी आएंगे। और इवन नंबर कौन सा होता है? ऐसे नंबर्स जो कि 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाते हैं, उन्हें इवन नंबर्स कहा जाता है। तो आप ये देख सकते हैं इसके अंदर 2 है, 2 भी 2 पे डिवाइड होता है, 4 भी होता है, इसके बाद 6 आ जाएगा, ये भी 2 पे डिवाइड होता है, फिर 8 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा। तो ऐसा सेट जिसमें तमाम ऐसे नंबर हों जो कि 2 पे डिवाइड हो रहे हों तो उसे इवन कहा जाता है। और इसका ऑपोजिट ऑड नंबर होते हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो 2 पे डिवाइड ना हो। अब यहाँ पे नंबर बोल रहा हूँ बार बार आदतन, लेकिन यहाँ पे इंटीजर्स की बात की जा रही है। तो ऑड इंटीजर्स कौन से होंगे? ऐसे तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जो 2 पे डिवाइड या 2 पे डिवाइड ना हो, उन्हें क्या, जैसे 3 जो है 2 पे डिवाइड होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। 5 होता है? नहीं होता। 7 होता है? नहीं होता। तो ये सारे ऑड नंबर्स इसलिए कहला रहे हैं या कहते हैं इनको। उसके बाद आ जाता है प्राइम नंबर का सेट। इसके बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए आप लोगों को। प्राइम नंबर्स जो होते हैं, अब देखिए यहाँ पे नंबर्स की बात की गई, इसलिए सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि ताल्लुक़ रखते हैं होल नंबर सेट से। और उनकी खास बात क्या होती है? 2 खास बात होती है। पहले ये कि वो सिर्फ खुद पर डिवाइड होते हैं, ठीक है, इट सेल्फ लिख देते हैं। सिर्फ खुद पे डिवाइड हों या फिर एक पे डिवाइड, सॉरी नज़र नहीं आ रहा, या फिर 1 पे डिवाइड होते हों, क्योंकि तमाम नंबर 1 से डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर, जैसे अब मिसाल दे देते हैं तभी तो समझ में आएगा। जैसे 2 अब देखिए 2 को मैं 1 पे भी डिवाइड कर सकता हूँ, 1 to the 2, ठीक है। तो यानी कि इट्स मीन के, और इसके अलावा 2 को 2 पे भी डिवाइड कर सकता हूँ, 2 1 2। तो ऐसे नंबर जो या तो खुद पे डिवाइड हों या फिर 1 पे डिवाइड हों, इसके अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड ना होते हों, वो नंबर्स जो होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। अब 1 और 2 के अलावा यानी कि 1 और खुद के अलावा किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता। ठीक इसी तरह बाकियों के साथ भी यही चीज़ होगी। अगर हम प्राइम नंबर 3 की बात कर लें, ठीक है, तो 3 जो है वो या तो खुद पे ही जाएगा, ठीक है, या फिर वो 1 पे जाएगा, इसके अलावा तो नहीं जाएगा। इसी तरह 4 की अगर बात करें तो देखिए 4 2 पे भी जाता है, 4 4 पे भी जाता है और 4 1 पे भी जाता है। तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर दोबारा से बता रहा हूँ, जो खुद पे तकसीम हो या डिवाइड हो और 1 पे डिवाइड हो, तो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। प्राइम नंबर्स हो गया। प्राइम नंबर्स के बाद आगे चलें तो क्यू का, अच्छा ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं ना, ये इन्हीं सेट के साथ, ऐसा नहीं है मर्ज़ी से इस्तेमाल करने हैं। पी जहाँ पे भी आए वहाँ पे आपको माइंड में रखना है कि प्राइम नंबर्स की बात की जा रही है। इसी तरह क्यू अगर किसी सेट के आगे लिखा हुआ है तो इट्स मीन के रैशनल नंबर की बात की जा रही है। और अब यहाँ पे हो सकता है आप लोग कह रहे होंगे सर ये किस तरह से लिखा हुआ है, तो एक्चुअली सेट्स जो है वो 3 तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। अगला टॉपिक इससे यही रखा है मैंने, जैसे कि यहाँ पे बता देता हूँ, अभी ज़रूरत पड़ी है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के स्टेटमेंट की सूरत में भी सेट को लिख सकते हैं, टेबुलर फॉर्म मेथड इस सूरत में भी लिख सकते हैं, या फिर सेट बिल्डर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 3 तरीके होते हैं सेट को लिखने के। तो यहाँ पे ये वाला जो मेथड है वो टेबुलर मेथड है, ये वाला मेथड जो है वो सेट बिल्डर मेथड है। बहरहाल अभी नीचे आपको इन चीज़ों का पता चल जाएगा। तो बस यहाँ पे समझने की बात ये है कि ये भी सेट ही है, बस लिखने का अंदाज़ अलग है। तो इस सेट में क्या, अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए रैशनल नंबर किसे कहा जाता है। तो यानी कि रैशनल नंबर का मतलब ये होता है कि रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स, ठीक है। तो जैसे जहाँ रैशनल नंबर का मतलब ये होता है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, P डिवाइड बाई Q की फॉर्म में जो नंबर लिखा जा सकता है उसे रैशनल नंबर कहा जाता है। और शर्त क्या होती है कि Q जो है वो कभी भी ना हो बराबर 0 के, तो ऐसा नंबर जो है रैशनल नंबर कहलाता है। तो सेम एज़ यहाँ पे भी P और Q की जगह MN लिखा हुआ है, बात तो एक ही है।
तो रैशनल नंबर्स जिनको रेशो के फॉर्म में लिखा जाता है, बटा के फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, उन्हें बोला जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे रैशनल नंबर। अब इसको पढ़ते कैसे हैं ये जब आगे चलेंगे तो समझ में आएगा। वैसे इसको यहाँ पे भी बता देता हूँ, एक्स सच दैट एक्स, और इसके बाद इज इक्वल टू m डिवाइड बाय n, वेयर m n जो है वो बिलोंग करते हैं किससे, z से। z किस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को, ठीक है। ऊपर मैंने आपको इधर बताया था। तो इट्स मीन के m और n की जगह कोई भी नंबर आप लिख सकते हो जो कि इंटीजर हो, और n जो है वो कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। तो आई होप इतनी सी चीज़, क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा बात कर नहीं सकते, बहरहाल फिर भी काफ़ी बता दिया, समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह q के ऊपर जब डैश डली हुई नज़र आ जाती है, जैसे डैश कहाँ है, ये छोटी सी आपको डैश नज़र आ रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको p डिवाइड बाय q की फॉर्म में ना लिखा जा सकता हो, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। बाकी x सच दैट x, ये क्वेश्चन करेंगे, आई थिंक मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी बच्चे इसमें रुके हुए होंगे। इनको रुकिए मत, आगे बढ़ते जाइए। कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो वो आगे समझ में आ जाएंगे आप लोग, इसलिए परेशान ना होइएगा। तो क्यू डैश इरेशनल नंबर्स को बोला जाता है, आर जो है वो रियल नंबर्स को बोला जाता है। तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं, आप अपनी आम रूटीन के अंदर जितने भी नंबर अपने आसपास देखते हो वो रियल नंबर्स ही होते हैं। तो इसका मतलब ये जो है यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। तो क्यू यूनियन क्यू डैश का मतलब ये हुआ कि जितने भी रियल नंबर हैं और जितने भी इरेशनल जितने भी रैशनल नंबर हैं, क्योंकि क्यू को तो रैशनल नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, तमाम रैशनल और इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर कहलाते हैं। अब ये भी मुख्तसर में तो बस मैं इतना ही बता पाऊंगा क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, बहरहाल समझ में आ गया होगा। नहीं भी समझ में आया तो यहाँ पे तो हमें बस यही सीखना था कि सेट्स जो हैं वो ये वाले हैं जो आप क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल करते हो, तो इनको देख के परेशान मत होइएगा। ओके, तो ये चीज़ होगी। लास्ट में हम ये भी देख लेते हैं कि सेट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि जब तक ये नहीं मालूम होगा आपको तो आपको क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो 3 टाइप्स होती हैं जैसे कि बताया था। पहली टाइप कौन सी होती है, स्टेटमेंट फॉर्म मेथड, जिसको डिस्क्रिप्टिव मेथड भी कहा जाता है। और इसमें सेट को कैसे लिखा जाता है, तो इसके लिए भी मिसाल मैंने रखी है। जैसे ये नेचुरल नंबर्स का सेट है जिसको n से रिप्रेजेंट किया गया है। और अब आप देखिए डिस्क्रिप्टिव का मतलब या स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जिसको जैसे ही इज़ आ बॉय, ही इज़ आ स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट फॉर्म होता है जिसको इंग्लिश के अंदर ही लिखा जाता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सेट ऑफ ऑल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो ये क्या है, एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट की फॉर्म में ये सेट लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये स्टेटमेंट फॉर्म, यानी सेट तो है लेकिन स्टेटमेंट की फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि सेट को 3 तरह से लिख सकते हैं हम। ठीक इसी तरह दूसरी फॉर्म कौन सी होती है, रोस्टर होती है या टेबुलर फॉर्म होती है, ठीक है। तो इस मेथड के अंदर हम सेट्स को कैसे लिखते हैं, जो कि जनरली आप ज़्यादातर क्वेश्चन छोटी क्लासेस में करते आ रहे हो, जैसे ये वाला है, ठीक है। अच्छा ये रह गया, आप कह रहे होंगे सर ये रह गया। एक्चुअली स्टेटमेंट की सूरत में चाहे ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात तो एक ही है, सेट ऑफ ऑल नंबर्स, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। बस एक चीज़ को 2 तरह से लिख के दिखा दिया कि ऐसे भी स्टेटमेंट लिखी जा सकती है और ऐसे भी स्टेटमेंट लिखी जा सकती है। तो हम बात कर रहे थे रोस्टर फॉर्म पे अब। तो रोस्टर फॉर्म कैसी होती है, रोस्टर फॉर्म ऐसी होती है, जो भी आप क्वेश्चन जैसे देखते हो छोटी क्लासेस में। तो नेचुरल नंबर का सेट जैसे कि ऊपर अगर देखें तो ये सारी जो है वो रोस्टर फॉर्म है, ये वाली, ठीक है। और तो आई होप ये भी समझ में आ गया कि जहाँ पे 2 ब्रैकेट्स होते हैं, कॉमाज होते हैं, उसे रोस्टर फॉर्म कहा जाता है, इसलिए इसको भी मिटा देते हैं। और लास्ट में कौन सी फॉर्म हमारी बच गई, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। रूल भी कहा जाता है, बहरहाल सेट बिल्डर ज़्यादा फेमस नाम है। तो सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें सेट जो है वो इस तरह से लिखा जाए, उसे सेट बिल्डर फॉर्म या मेथड कहा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x सच दैट x ऐसे भी लिख सकते हैं और x:x ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही देखा मैंने, तो आप इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखते हैं, x सच दैट x इज़ अ काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाता है, जिसमें बस आप ये निशानी लगाएं जिसमें x सच दैट x आ जाए, वो कौन सी फॉर्म होती है, सेट बिल्डर फॉर्म होती है। जैसे कि ये जो थी हमारी सेट बिल्डर फॉर्म थी, इससे कैसे लिखते हैं, सेट को कैसे बनाते हैं, वो हम क्वेश्चन में सीख लेंगे। यहाँ पे बस ये सीख लीजिए कि ये भी सेट की एक किस्म होती है
और इससे सेट को हासिल किया जाता है। जैसे यहाँ पे एक बात मुझे बड़े काम की समझ में या जहन में आई कि आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे ये एक सेट बिल्डर फॉर्म आपके सामने क्वेश्चन आ गया, इसको जब आप सिंपल सेट में कन्वर्ट करोगे तो किस में करोगे, उसने क्या कहा है कि काउंटिंग नंबर लिखने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से। तो 1 से 1 2 3 4 5 एंड सॉन, क्योंकि उसने हद तो नहीं बताई। तो ये देखिए, ये ऐसे, और किसी भी सेट का नाम होता है तो इसका नाम n, क्योंकि नेचुरल नंबर्स ही हैं। तो इस तरह इस शक्ल के सेट को नंबर्स यानी कि रोस्टर फॉर्म में तब्दील करके भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं एक्सरसाइजेस के अंदर। तो ये चीज़ भी आपको पता चल गई, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। आप पहला क्वेश्चन एक बार पहले पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है इफ़ x जो है अगर इस सेट के बराबर हो, y जो है इस सेट के बराबर हो, देन फाइंड, फिर आपने मालूम करना है, क्या मालूम करना है कि x यूनियन y, y यूनियन x, x इंटरसेक्शन y और y इंटरसेक्शन x। तो ये 4 क्वेश्चंस आपने बेसिकली मालूम करने हैं। लेकिन पहला सवाल कि ये यूनियन और इंटरसेक्शन किसे कहा जाता है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यूनियन और इंटरसेक्शन। तो ये मैंने यूनियन और इंटरसेक्शन लिख लिया। यूनियन का मतलब आप माइंड में बस ये याद रखिए कि जब भी यूनियन का वर्ड आए तो आपके माइंड में आना चाहिए ऑल एलिमेंट्स, ठीक है। यानी कि 2 सेट होंगे, दोनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे लिखने होते हैं, ठीक है। रिपीट हो रहे हो तो नहीं, एक लिखना होता है। वो क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि यूनियन का मतलब भी क्या होता है, जुड़ना। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यूनियन का मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। और इंटरसेक्शन जो है इसका मतलब ये होता है जिसमें हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मैंने लिख लिया कॉमन एलिमेंट्स। तो आई होप याद रहेगा। और यूनियन जो है इसका जो सिंबल होता है वो U होता है, इसीलिए मुझे पता चल गया कि X और Y के दरमियान में अगर U डला हुआ है तो इसका मतलब ये है कि हमने इन दोनों सेट का यूनियन मालूम करना है। और इधर देखें तो उल्टा U डला हुआ है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो ये अब ये याद रखना आपका काम है। एक चीज़ याद रख लो यूनियन, तो दूसरा खुद ऑटोमेटिकली ऑपोजिट होता है, तो आपको याद रहेगा। तो यूनियन तो यू से बनता है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो इंटरसेक्शन ऐसा सेट जिसमें कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, और यूनियन ऐसा सेट जिसमें ऑल एलिमेंट्स लिखते हैं। बाकी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाएगी और याद भी आ जाएगा, ठीक है। यही एक्सरसाइज का मकसद है कि आपको पिछली चीज़ें याद करवा दी जाएं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन लिखते हैं। तो ये लिख लिया मैंने यहाँ पर सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद 2 सेट्स दिए गए हैं और इनके दरमियान यूनियन मालूम करना है। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो x यूनियन y, ठीक है, पार्ट 1 में यही हमसे पूछा गया है। तो x यूनियन y जो है मालूम करना है। तो आप क्या करोगे, इसी तरतीब से आगे इनके सेट्स लिख दो। जैसे सबसे पहले आपके सामने x है तो x का सेट लिख दो। x का सेट ये रहा हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है 1 4 7 9। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करें और 1 4 7 9, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। इसके बाद ये यूनियन करने जा रहे हैं। तो यूनियन का ये देखिए x के बाद यूनियन है तो यूनियन का सिंबल डाला और फिर ब्रैकेट ओपन। अब y लिखा हुआ है तो y का सेट लिख लेते हैं। y का सेट है 2 4 5 9, ठीक है, और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो गई। तो ये बेसिकली 2 सेट्स हो गए। इनके यूनियन अगर मालूम करें तो अब यूनियन में तमाम एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। तो एक लाइन छोड़ के लिख लेते हैं। जैसे अब इधर तमाम लिखें तो यानी कि तमाम के अंदर यानी ये सारे तो आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 4 7 लिखना है यहाँ पे 7 9, ठीक है। उसके बाद अब इसमें आ जाएं तो 2 लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि 2 तो इसमें यानी कि था नहीं। उसके बाद अब आया 4। अब यहाँ से सीखने की बात यह है, जो कि अगर आपने पिछले कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो देखी है, वीडियो के शुरू में जो थी, तो आपको पता भी होगा कि किसी भी सेट के अंदर रिपीट एलिमेंट नहीं लिखते। जैसे इधर 4 है, इधर भी 4 है, तो अब हम
इसको दो दफ़ा नहीं लिखेंगे, जैसे 2 के बाद भी यहाँ 4 लिख दो, तो ये ऐसा नहीं लिखेंगे। जो भी रिपीट हो रहे हो दोनों एलिमेंट्स के अंदर तो उनको जस्ट 1 टाइम लिखना है। तो 4 हम पहले लिख चुके हैं इसलिए 4 नहीं लिखते। 5 अगर देखें तो 5 इसके अंदर मौजूद नहीं था, इसलिए 5 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये 5 आ गया। और उसके बाद 9 अगर देखें तो 9 पहले से पिछले सेट में मौजूद था, तो वो भी नहीं लिखेंगे, तो इसलिए इसको यहाँ पे ही क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास x यूनियन y आ गया। अब अगर आप बुक में क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन का आंसर देखें तो ये तरतीब से एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो जो मैंने सर्च किया, जो मैंने पढ़ा है, उसमें तो यही बात मुझे समझ में आई है कि सेट्स के दरमियान जो यानी सेट जो होता है उसमें तरतीब ज़रूरी नहीं होती। आप कुछ भी एलिमेंट कभी भी लिख सकते हो, जैसे 1, 7, 2, 5, ठीक है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बुक के पीछे आंसर असेंडिंग ऑर्डर्स यानी कि तरतीब में लिखे हुए हैं, तो बेहतर यह है कि हम भी इसे तरतीब में लिख देते हैं। ऐसा ना हो कि कोई टीचर जो है हमारा मार्क्स काट ले, तो हम सेफ जोन में आगे बढ़ेंगे। और बाकी राइट थिंग जो है वो मैंने आपको बता दी, अगली क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये चीज़ दोबारा से पढ़ने को भी मिल जाएगी। तो हम इसलिए क्या करेंगे, बात तो हमने समझ ली, हम इनको डायरेक्टली ऊपर से देख के तरतीब में लिख देंगे और ना टीचर को प्रॉब्लम होगी ना हमें प्रॉब्लम होगी, और हम यानी कि सही रहेगा हमारे लिए, ठीक है। बाद में फिर क्योंकि मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, स्कूल्स के अंदर टीचर्स हैं, फिर टीचर्स की अपनी एक समझ है, वो उस हिसाब से फिर आपको लेके चलते हैं। तो अब मैं जो हूँ यानी कि सारे बच्चे अगर मुझे फॉलो करेंगे तो हो सकता है कुछ को मेरी चीज़ें सही ना लग रही हों, तो वो ऐसी कोलैप्स होता है। तो इसलिए हम बल्कि आप जिससे भी पढ़ रहे हो तो आप उस तरह की चीज़ को फॉलो किया करें जो यूनिवर्सल हो, ठीक है, जो जैसे कि सारे कर रहे हो, बस सही गलत में फ़र्क रखिएगा। जैसे कि अगर मैं इसको तरतीब से भी लिख दूंगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो अगर तरतीब से लिखें इसको भी मिटाना होगा, मैं यहाँ पर ये मिटा दिया। अब देखिए 1 सबसे छोटा नंबर है, अगर उसके बाद देखें दोनों के अंदर हम यहाँ पर तो 1 के बाद 2 इसमें मौजूद है तो 2 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 तो दोनों में ही नहीं है, 4 देखें तो दोनों में मौजूद है तो किसी का भी लिख लो। उसके बाद 5 जो है इधर मौजूद है तो चलो ये भी एक बार लिख लेते हैं। और उसके बाद 6 दोनों में ही नहीं है तो लिख ही नहीं सकते। 7 अगर देखें तो मौजूद है तो 7 लिख लेते हैं। 8 दोनों में मौजूद नहीं है, 9 मौजूद है तो दोनों में ही, तो लेकिन एक दफ़ा लिख सकते हैं तो ये 9 लिख लिया। तो बेसिकली ये इस तरह से आप क्वेश्चन, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि जल्दी सी रफ़ में लिखा और उसके बाद तरतीब। आई होप कि ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी, आप लोग संभाल लेंगे। तो जैसे ये एक पार्ट हुआ इसी तरह बाकी होंगे, तो चलिए जल्दी बाकी भी लिख लेते हैं। तो पार्ट 2 की तरफ चलें तो इसमें इंटरसेक्शन का बोला गया एक्स और वाई सेट के दरमियान में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स, ठीक है, और उसके बाद इंटरसेक्शन, उसके बाद वाई, ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट। अच्छा एक चीज़ और भी, जैसे मैं तो यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके टेस्ट में ये आ जाएगा तो आप इसको ऐसे नहीं करोगे बल्कि ऐसे करोगे। एक क्वेश्चन मैं वैसे भी कर देता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ पे सेकंड यानी कि जो भी क्वेश्चन होगा वो लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखोगे, जो कि क्या दिया गया है, एक्स जो कि किसके बराबर है, यानी कि 1, 4, 7, 9, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे y का सेट लिख लोगे, ठीक है, और जो कि क्या है 2, 4, 5, 9, ठीक है। और x y के बाद अब जो ये क्वेश्चन था हमारे सामने, तो अब आप ये लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लोगे आप सॉल्यूशन, ठीक है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद अब आप यहाँ पे लिखोगे x इंटरसेक्शन और यहाँ पे y। तो ऐसे करके एक इंडिविजुअल क्वेश्चन होता है, लेकिन मेरे सामने क्योंकि ऊपर सेट्स पहले से लिखे हुए थे और मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, तो इसलिए मैंने वक्त बचाने के लिए वैसे लिखा, ठीक है। तो x जो है वो किसके बराबर है, 1, 4, 7, 9। अब ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन तो अब हमने लिख लिया, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे ऐसे। उसके बाद अगर हम सिंबल डालेंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का सिंबल। उसके बाद अब हम y का लिखेंगे, y के क्या एलिमेंट्स हैं, 2, 4, 5, 9। तो यहाँ पे आ गया 2, 4, 5, 9, ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गई। उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो
अब इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं कि जो इसमें भी हो, इस सेट एक्स सेट में भी हो और वाई सेट में भी हो। तो चलिए ऐसे ढूंढते हैं कौन कौन से हैं। 1 को देखें तो इधर है, इधर नहीं है, तो इसलिए ये तो नहीं लिख सकते हम। और ठीक इसी तरह 4 को देखें तो 4 इधर भी है, इधर भी है, तो इट्स मीन ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 4। उसके बाद 7 इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो ये भी नहीं लिख सकते हम। इसके बाद 9 जो है इधर है और इधर भी है, तो इट्स मीन के 9 भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी और यही आपका आंसर होगा। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। इसमें तरतीब वाला तो कोई आया नहीं, लेकिन अगर इसमें भी कॉमन चीज़ें आ जाएं तो आप तरतीब से लिख लीजिएगा, आपका आंसर इंशाल्लाह वही होगा जो बुक में पीछे दिया गया है, ठीक है। तो अब हमने पार्ट नंबर 3 की तरफ चलना है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलें तो इसको मिटा देते हैं। ये तो आपने देख कैप्चर कर लिया होगा, नोट कर लिया होगा। पार्ट नंबर 3 कौन सा है, ये वाला। इसमें क्या मालूम करना है, वाई यूनियन एक्स। तो वाई यूनियन एक्स मालूम करने के लिए भी आप क्या करोगे, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे अपनी नोटबुक पे पार्ट नंबर 3 डालोगे, उसके बाद आप एक्स सेट लिखोगे जो कि लिखा हुआ है, मैंने मिटा रहा है इसको। वाई सेट लिखोगे और ये लिखने के बाद आप सोल्यूशन लिखोगे और उसके बाद अब आपने क्या मालूम करना था, y यूनियन x। तो यहाँ पे लिख लेंगे y और यहाँ पे यूनियन और यहाँ पे लिख लेंगे x, ठीक है। x थोड़ा सही नहीं लिखा गया, ये लिख लिया हमने x, ठीक है। उसके बाद अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। अब y यूनियन x मालूम करना है, तो अब हमें सबसे पहले y लिखा हुआ है तो y का सेट लिखना होगा। y का सेट कौन सा है, ये वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 5 9, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा सिंबल जो मालूम करने जा रहे हैं, यूनियन। उसके बाद आ जाएगा x, x किसके बराबर है, 1 4 7 9, ठीक है। और ये अब क्लोज हो गई ब्रैकेट। इसके बाद अब हम इसमें यूनियन में क्या होता है, आल एलिमेंट्स लिखते हैं। तो आल एलिमेंट्स में तरतीब के साथ आप लिखते चले जाएं, जैसे कि पहले वाले में किया था। तो सबसे पहले इधर देखें तो 1, बल्कि तरतीब का मुझे जो आसान तरीका लगता है वो यही लगता है कि पहले एक रफ पेज पे लिख लो, जैसे कि 2 देख लिया, इधर है, उधर तो नहीं है। उसके बाद 4 यानी कि एक बार तो इसके सारे लिख लो, 2 4, उसके बाद 5, उसके बाद 9, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स तो लिखे जाएंगे ना भाई, यूनियन में सारे लिखे जाते हैं। तो इसके बाद अब इसमें देख लो, जो पहले से मौजूद है उसको ना लिखो, जो नहीं मौजूद वो लिख लो उसके बाद। तो अब हम देखें तो 1 पहले से मौजूद नहीं है इसमें, तो 1 लिख लेंगे हम। उसके बाद 4 मौजूद है तो ये नहीं लिखते। 7 मौजूद नहीं है तो 7 भी लिख लेंगे हम, ठीक है। उसके बाद 9 जो है वो पहले से मौजूद है तो ये नहीं लिखते। तो बेसिकली ये वो सेट है जो कि हमारा आंसर होगा। अब इसमें तरतीब से लिखना आसान होता है, वरना देखते रहो इसमें इधर कौन सा नहीं है, तो उसमें वक्त ज़्यादा लगता है और गलती के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अब ये तो है ही बिल्कुल ठीक, तो इसमें से कम चांसेस होंगे। तो इसको तरतीब से लिखूं तो इसमें सबसे पहले 1 लिख लेते हैं, उसके बाद 2 लिख लेते हैं, 3 तो है ही नहीं, 4 लिख लेते हैं, 5 लिख लेते हैं और साथ में लास्ट डिजिट हमारे पास 9 लिख लेते हैं, ठीक है। एंड में गिन भी लिया करो, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5 6, देखा अभी मेरी गलती निकल आई। तो ऐसे यानी कि मैथ में बाज़ औक़ात लगता है कि हम सही करके, सॉरी वो भी मिटा दिया, लगता ये है कि हम सही करके आए हैं, लेकिन एक्चुअली में एक गलती होती है। जैसे मेरी वीडियो में भी मैं अक्सर रिकॉर्ड गलत कर जाता हूँ और बाद में जब आप कमेंट करते हो तो मुझको वाकई पता चलता है कि यार इसमें छोटी सी मिस्टेक कर दी है मैंने। तो 5 के बाद देखिए 7 डिजिट आना था, तो यहाँ पे आ गया 7 और उसके बाद 9, ठीक है। तो अब फाइनली हमने सारे जो है एलिमेंट्स लिख लिए और यही हमारा आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का ख़त्म हुआ। अब यानी कि थर्ड और फोर्थ पार्ट की तरफ चलना है, तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। और फोर्थ पार्ट इसको भी मिटा देते हैं, इधर लिखते हैं पार्ट नंबर 4, ठीक है। और उसके बाद आप x लिखोगे, y लिखोगे, ठीक है। और उसके बाद सोल्यूशन लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे हमने मालूम करना है y यूनियन x। तो y यूनियन x जो है यहाँ पे लिख लेते हैं y इंटरसेक्शन x, ठीक है। तो y इंटरसेक्शन x हो गया। अब y कितना है हमारे पास, y अगर देखें तो ये है 2 4 5 9 और इधर चलें तो इंटरसेक्शन और इधर आ गया तो x में क्या आएगा 1 4 7
9 और ये क्लोज हो गई। इसके बाद आगे अगर चलें तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं तो छोटे डिजिट से देखना शुरू कर देते हैं। ये आसान है। 1 दोनों में है, नहीं है इसलिए नहीं लिख सकते। 2 दोनों में जो है वो मौजूद नहीं है, ये भी नहीं लिख सकते। 4 दोनों में मौजूद है तो इसलिए ये लिख सकते हैं। और 5 दोनों में मौजूद नहीं है। 9 दोनों में मौजूद है तो 9 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस हैं। अगेन से मैं कह रहा हूँ, तरीका सॉल्व करने का कोई भी हो सकता है, मेरा काम आप लोगों को समझाना है। इसलिए आप समझदारी के साथ उन चीज़ों को अडॉप्ट करिए जो सबसे बेहतर आपको लगती है, फिर चाहे वो मेरी है या किसी और की है। ठीक है, ओके। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसको एक बार पढ़ें तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ़ अगर x जो है वो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हो, ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि y जो है वो फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर का सेट हो, और इसके बाद क्या बोला जा रहा है, देन फाइंड द फॉलोइंग। तो बदले में आपको ये 4 चीज़ें जो दी गई हैं इनको मालूम करना है, यूनियन और इंटरसेक्शन, जो कि पिछले क्वेश्चन की तरह ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये फ़र्क है कि पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को जो क्वेश्चन या सेट दिया गया था वो आप लोगों को रोस्टर फॉर्म में दिया गया था, लेकिन इधर जो है वो डिस्क्रिप्टिव या इसको बोलते हैं स्टेटमेंट फॉर्म, ठीक है, या स्टेटमेंट की सूरत में इधर सेट दिया गया है। आई होप कि आपने वीडियो में पीछे जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स के अंदर सीखा होगा कि 3 तरह से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, रोस्टर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो अभी हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है, जिसमें नंबर होते हैं वो रोस्टर फॉर्म होती है। ठीक है, और जिसमें ऐसे स्टेटमेंट लिखी होती है उसे स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहा जाता है, और बाकी जिसमें एक्स सच दैट एक्स होता है उसे सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। आई होप नहीं पता तो अभी पता चल गया होगा। तो हम पहले इसको रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे ताकि यूनियन मालूम कर सकें। ऐसे यूनियन मालूम करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन का पार्ट लिख लेते हैं जिसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्स यूनियन वाई, ठीक है, और इसके बाद बल्कि हम एक्स यूनियन वाई सॉल्व करने तो जा रहे हैं, लेकिन हमें सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करना है ना, तो हम इसको कन्वर्ट ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे x, और x लिखने के बाद इधर सेट ऑफ प्राइम नंबर्स किसे कहा जाता है। वीडियो में मैं पीछे बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट सेट्स वाले टॉपिक के अंदर। अगर आपको नहीं देखी वो तो सेट्स एक बार ज़रूर देख लीजिए। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके इंपॉर्टेंट सेट्स आपको नज़र आ जाएंगे, वहाँ जाके उसे देख लीजिएगा। मुख्तसर बता देता हूँ प्राइम नंबर्स किसे कहा जाता है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो या एक पे तकसीम या डिवाइड होते हों, या फिर उसके अलावा इटसेल्फ, ठीक है, एक पे होते हों एंड और इटसेल्फ, और ख़ुद पे डिवाइड होते हों, बाकी किसी और नंबर पे डिवाइड ना होते हों। तो अभी मैं लिखूँगा तो फिर इस बात को थोड़ा सा और बता देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये मैंने सारे प्राइम नंबर्स लिख दिए। अब आप देखिए कि जैसे 2 है, 2 या तो 1 पे डिवाइड होता है या इसके अलावा खुद पे होता है, जैसे 2 1 ज़ा 2, ठीक है, और 1 पे होता है, जैसे अंदर 2 रखेंगे तो बाहर 1 करेंगे, 1 2 द 2। तो आई होप के इस तरह सारे नंबर्स हैं, आप किसी को भी चेक कर लें। जैसे इसको पीछे करके ही रिमूव करते हैं, ऐसे तो रिमूव हो नहीं रहा सही तरह। तो इससे आगे किस नंबर को और चेक करोगे आप 7 को चेक कर लो। 1 पे जाता है 7, ठीक है, और इसके अलावा 7 जो है वो खुद 7 पे जाता है। इसके अलावा 13 भी ऐसे ही है। 17 भी सिर्फ 2 नंबर पे ही 1 पे तकसीम होगा या और इटसेल्फ खुद पे डिवाइड होगा। तो ये एक डेफिनेशन है। वैसे एक और डेफिनेशन भी है, मेरा दिल कर रहा है कि वो भी मैं बता दूं। काफ़ी बच्चों को शायद उनके टीचर ने वो बताया हो कि ऐसे नंबर्स जिनके 2 फैक्टर्स हों, ठीक है, उनको भी प्राइम नंबर्स कहा जाता है। बेसिकली दोनों का मकसद एक ही है, बस अलग अलग तरह से बताए गए, आपको जो आसान लगे वो। जैसे दूसरे मेथड से बताऊं तो जैसे 5 को ले लो। 5 के 2 फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, 1 × 5। तो फैक्टर किसे कहा जाता है, ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई किया जा रहा हो और बदले में एक रिज़ल्ट आ रहा हो। तो मल्टीप्लाई होने वाले नंबर जो होते हैं वो फैक्टर्स कहलाते हैं, और जो रिज़ल्ट आता है उन्हें प्रोडक्ट कहा जाता है। तो अब कोई सा भी प्राइम नंबर देख लो, उनके 2 ही फैक्टर होंगे। 13 को देख लो, 13 इसको 1 × 13, बस तभी, यानी 1 को 13 से करें या 13 को 1 से करें तभी 13 आएगा। बाकी कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 13 आ जाए। तो ये बात हो गई थोड़ी सी प्राइम नंबर्स के ऊपर। तो प्राइम नंबर समझ में आ गया। नेचुरल नंबर का तो आसान ही है, इसको पता ही होगा। ऐसे सेट्स जो 1 से शुरू होता है,
और आगे काउंटिंग चलती रहती है, तो उसे नेचुरल नंबर्स का सेट कहा जाता है। तो चलिए नेचुरल नंबर का सेट लिखते हैं। तो यहाँ पे आ गया y से रिप्रेजेंट करना है, तो 1 से शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 के बाद 3 डॉट डाल दो, वो सोन को रिप्रेजेंट करते हो, एंड में 12 लिख दो। लेकिन वीक बच्चों के लिए मैं सोच रहा हूँ कि सारे कर देते हैं, ताकि सारी बात उनको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12। तो ये हमारे पास फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स जैसे कि इधर बताए गए थे वो हमने लिख दिए। यहाँ पर एक बात बताना भूल गया आप लोगों को, जो कि इम्पोर्टेंट थी, पहले बतानी चाहिए थी। लेस देन और इक्वल टू 17, जैसे 17 की अलावा कोई भी नंबर हो सकता है। बेसिकली आप समझ रहे हैं लेस देन और इक्वल टू इसका मतलब क्या होता है। तो लेस देन और इक्वल टू का मतलब ये होता है कि जो भी नंबर आगे दिया गया, जैसे इधर 17 दिया गया है, तो आपने जो सेट बनाना है उसके अंदर 17 यानी कि लेस देन और इक्वल टू 17 मतलब 17 से सारे कम नंबर्स होंगे और 17 को भी लिखना होगा। ठीक है, इसका सिंबल जो होता है ऐसे करके नीचे लाइन होती है। इस लाइन का मतलब ये है कि जो नंबर एंड में लिखा हुआ है, जैसे इधर 9 लिखा है, तो 9 भी उस सेट का हिस्सा होगा। आई होप समझ में आ गया होगा, पहले भी पता होगा। दोबारा से बता देता हूँ कि लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि जैसे 17 है, 17 से सारे कम और 17 भी साथ में लिखेंगे, ये इसका मतलब होता है। इसीलिए देखिए 2 से प्राइम नंबर शुरू हुए और हमने 17 तक ही लिखे। तो इस सेट में 17 से सारे कम डिजिट हैं और साथ में 17 भी शामिल है। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद अब हमें क्या मालूम करना है, यानी कि x यूनियन y। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x यूनियन y। तो x क्या सेट है, ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा है, प्राइम नंबर्स हैं, तो 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, और उसके बाद दरमियान में यूनियन आ जाएगा। y किसके इक्वल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा सेट आ गया। अब यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में यानी इस सेट के भी तमाम एलिमेंट्स और इस सेट के भी तमाम एलिमेंट्स, यानी ऑल एलिमेंट्स लिखने होते हैं जस्ट वन टाइम दोनों सेट के। ठीक है, तो ऑल एलिमेंट्स में क्या चीज़ आ जाएगी, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 से लेकर 12 तक तो इधर लगातार गिनती है। तो इसके अंदर जितने भी डिजिट्स हैं जो 12 तक आते हैं वो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ अगर आप ध्यान से देखो तो 13 और 17 हैं जो कि इस सेट का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो भी साथ शामिल करेंगे। तो कैसे लिखेंगे मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे लिख ऐसे इक्वल डालने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, उसके बाद यानी कि ये तो पूरा सेट हो गया। इसके बाद इसमें 13 और 17 बचते हैं, तो वो भी ये 13 और ये 17 और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो बेसिकली आंसर तो यही है, लेकिन आपकी बुक में जो है इस तरह से नहीं लिखा हुआ और मैं नहीं जानता कि इससे आगे क्यों वो सॉल्व किया हुआ है। लेकिन जो भी सॉल्व किया हुआ है वो मैं बता सकता हूँ कि कैसे लाया वो। तो आप देखिए पीछे जो आंसर है वो ये लिखा हुआ है y यूनियन 13 17। तो ये आसान सा है, अगर आप ध्यान से देखो तो 1 से लेके 12 तक जो भी नंबर्स हैं ऊपर देखो तो वो y के इक्वल सेट जो है वो है। तो बेसिकली ये हमारा जो है y का सेट है, ये वाला जो हाईलाइटेड है इसकी जगह मैं y भी लिख सकता हूँ क्योंकि y का सेट इसी के इक्वल तो है। और अब आप देखिए कि यहाँ पे 13 7 है, तो यूनियन डालने के बाद इधर 13 और 17 भी इसी से लिखना शुरू कर दिया। 13 और 17 भी लिख सकता हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वाला चीज़ और ये वाली चीज़ एक दूसरे के इक्वल ही होगी। मैं आपको अब लिख के दिखाता हूँ, ऐसे तो आधी समझ में आई होगी और आधी रह गई होगी। तो इसको थोड़ा और पीछे करते हैं, ये सब ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी अलग अलग करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हमारा y बन जाएगा। और यूनियन लिखने के बाद ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ पे जो बचे हुए हैं वो लिख देते हैं 13 और
17, ठीक है। तो बेसिकली यही सारा कुछ है, बस इसको अलग अलग हमने लिख दिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं y इस पूरे सेट की जगह, और उसके बाद आ गया यूनियन, और यहाँ पे आ जाएगा 13 और 17, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। आई होप समझ में आप लोगों के आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड जो है उसे सॉल्व करते हैं। तो उसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम 2, और ये सेकंड पार्ट है। इसके लिए क्वेश्चन तो लिखना पड़ना था, इसलिए समझ लो मैंने लिख लिया, और उसके बाद इसको सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद y यूनियन x लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया y यूनियन x, ठीक है। तो y कौन सा है हमारे पास, y जो है फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स हैं, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यहाँ पे लिख लेता हूँ 12, ठीक है। तो आई होप अब तो समझ में आ गया होगा कि 12 तक जा रहे हैं नंबर, और यहाँ पे आ गया यूनियन, और इधर आ जाएगा x में प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स भी तरतीब से डॉट डाल के लिख सकते हैं, लेकिन चलो थोड़े से लिख ही देते हैं। 2 3 5 7 11 13 और 17, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। इसके बाद क्या करेंगे, इधर इक्वल डालते हैं और यूनियन में सारे लिखते हैं। तो वही पहले वाली बात, वही सेट्स हैं। तो ये तो सारा वैसे का वैसा है, और इधर 13 17 अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और उसके बाद 13 और 17, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया 17। इसके बाद अब इसको यानी अगर अलग अलग करें तो हम इसको ऐसे भी, इसको ऊपर कर लेता हूँ ताकि आपको समझ पाए। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, यानी कि ये पूरा हिस्सा किसके इक्वल होता है, यहाँ से यहाँ तक y के ऊपर। आप देखें फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3 4 एंड सो ऑन 12 तक एक सेट और यूनियन, और यहाँ पे आ जाएगा 13 और 17, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा y, और यहाँ पे आ जाएगा यूनियन, और इधर आ जाएगा, ये सेट तो किसी के बराबर नहीं है इसलिए 13 और 17 के, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। वैसे तो आंसर ये भी होता है, पता नहीं ऐसे क्यों है, लेकिन आई होप दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो उसके लिए इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इतना हिस्सा ही हमें दोबारा करना पड़ेगा। और इधर से इसको ऊपर करते हैं, क्वेश्चन नज़र आए, इसको भी मिटा देते हैं। तो पार्ट नंबर 3 की तरफ चलेंगे, तो इधर 3 डाल देते हैं, और ये 3 है। अब इंटरसेक्शन आ गया, तो x इंटरसेक्शन y, तो ये आ गया x इंटरसेक्शन y। तो x किसके इक्वल है, 2 3 5 7 11 13 और 17, और ये आ गया हमारा इंटरसेक्शन। और y किसके इक्वल है, y को अगर देखें तो 1 2 3 एंड सो ऑन 12 तक, ठीक है। वैसे इसमें इंटरसेक्शन में सिमिलर होने चाहिए, नंबर लिख ही देता हूँ ताकि देखने वाले को पता चले हाँ भाई उसमें मौजूद है। 6 हो गया, 7 हो गया, और 8 हो गया, 9 10 11 12, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। इसके बाद आगे अगर चलें तो अब हम इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा। इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं। तो यानी कि 11 तक तो सारे इसमें यानी 2 भी 3 भी 5 भी 7 भी 11 भी इस पूरे में मौजूद होगा, क्योंकि 12 तक तो हर डिजिट इस वाले सेट में मौजूद है। तो इसलिए यही डिजिट जो है इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 इसमें भी है, उसमें भी है, 3 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में है, 7 भी दोनों में है, 11 भी दोनों में। इसके अलावा 13 और 17 उसमें नहीं है, तो इसलिए ये नहीं लिख सकते। तो ये इसका फाइनली आंसर होगा, और बुक में भी यही आंसर है। इसके पीछे जो है, इसके आगे तो कुछ कर ही नहीं सकते ना, तो ना ये x है ना ये y है, तो ये यहीं पे इससे जान छूट गई। इसके बाद इसको मिटा देते हैं, इससे अगला जो है वो भी जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो ये गया मिट, और यहाँ पे लिखा पार्ट 4, और पार्ट 4 लिखने के बाद पार्ट 4 क्या है लास्ट में, y इंटरसेक्शन x, ठीक है, ये आपको लास्ट में नज़र आ रहा होगा। तो y इंटरसेक्शन x जो है, इसको करने के लिए y किसके इक्वल है, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन और इधर आ जाएगा x इसके इक्वल है 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है। तो अब इसके अंदर भी इंटरसेक्शन वही होंगे जो पिछले के अंदर हुए थे, क्योंकि सेट्स ही वो हैं। तो इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें भी कॉमन ये सारे 11 तक होंगे। तो इसका जवाब भी हम लिख देंगे यहाँ पर। बेसिकली ये क्वेश्चन आप लोगों को पिछली यादें ताज़ा करने के लिए बनाए हैं, ताकि सब चीज़ें आपको दोबारा पढ़ो और फिर अगले एक्सरसाइजेस में आगे बढ़ो। तो 2 3 5 7 11 और ये ब्रैकेट क्लोज और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये सेकंड क्वेश्चन आसान सा था, समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इफ अगर x जो है वो एम्प्टी सेट के इक्वल हो और y जो है वो पॉजिटिव इंटीजर सेट के इक्वल हो और t का सेट जो है वो ऑड नंबर्स जो कि पॉजिटिव होते हैं उस पर डिपेंड करता हो, तो बदले में आपको ये 6 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये भी आसान सा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। जैसे ये जो है ये सिंबल एम्प्टी सेट को कहा जाता है। जैसे एम्प्टी सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी करके लिख सकते हैं। तो जब भी ऐसा ऐसा है तो इसका मतलब एक ही होता है, जिसका क्या मतलब होता है, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट किसे कहा जाता है, ऐसा सेट जिसके अंदर यानी कि कोई एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नो एलिमेंट लिख देता हूँ, ठीक है। तो उसे एम्प्टी सेट कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ पता चल गई। उसके बाद ये जी के ऊपर आपको छोटा सा प्लस नज़र आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए और पता भी होगा कि Z से मीन कौन सा सेट होता है। तो Z जो है वो जाहिर करता है इंटीजर्स के सेट को, और इंटीजर का सेट अगर वीडियो में पीछे आपने देखा है तो पता होगा कि इंटीजर सेट्स के अंदर तमाम पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी आता है, ठीक है। तो इंटीजर का सेट होता है कुछ ऐसे करके, ठीक है। और इधर चलें तो -1 -2 और सो ऑन। तो ये इंटीजर का सेट होता है। तो लेकिन उसने क्या बोला है, इंटीजर के ऊपर प्लस डाल दिया, जिसका मतलब ये है कि इंटीजर का सेट तो लिखना है लेकिन तमाम पॉजिटिव एलिमेंट्स या नंबर्स ही आपने लिखने हैं इस सेट के अंदर। तो Z प्लस से मुराद क्या होगा, Z प्लस से का मतलब ये होगा कि एक सेट जिसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन काउंटिंग चल रही है, तो इसे बोलेंगे Z प्लस या पॉजिटिव इंटीजर सेट। ज़ीरो क्यों नहीं लिखा, ज़ीरो ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, इसलिए ये नहीं लिखा। तो इसलिए ये भी समझ में आ गया Z के ऊपर प्लस क्यों डला है। ठीक इसी तरह ऑड नंबर के ऊपर भी देख लेते हैं कि प्लस क्यों डला हुआ है, बिकॉज इसके साथ भी वही इशू है कि ऑड नंबर, ओ से मीन ऑड नंबर, और ऑड नंबर का सेट ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स या इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ऑड सेट के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर होते हैं, आप अपनी बुक में पीछे देख भी सकते हैं तमाम सेट्स जो दिए गए हैं पिछले पेजेस पर। तो अब इसने क्वेश्चन में इधर भी प्लस डाल दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि आपने ऑड नंबर का सेट तो लिखना है लेकिन तमाम इसमें पॉजिटिव नंबर का ही जिक्र करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो ये आपको ओ प्लस की कहानी भी समझ में आ गई, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले पार्ट कर रहे हैं तो ऐसे लिख लेते हैं, और ऐसे लिखने के बाद हम यहाँ पर पहले तो इनको, अच्छा अब एक और चीज़ भी है यहाँ पर कि ये क्वेश्चन भी मैंने देखा है दो तरह से हुए हैं, ठीक है। तो हम दोनों तरह से ही कर लेते हैं ताकि कहानी ख़त्म हो जाए, लेकिन पहले इसको उस तरीके से करते हैं जिस तरह से सबको समझ में आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इफ़ x किस सेट के इक्वल है, एम्प्टी सेट के इक्वल, तो इसको तो हम ऐसे का ऐसे ही लिख देते हैं। उसके बाद हमें y का सेट दिया गया है, तो y किसके इक्वल लिखेंगे, y यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो y का सेट भी हो गया। उसके बाद t जो सेट है वो कौन सा है, ऑड नंबर लेकिन पॉजिटिव होने चाहिए। तो ऑड नंबर पॉजिटिव कौन से होंगे, 1 3 5 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये तीनों हमने सेट जो है वो टेबुलर रोस्टर फॉर्म, अच्छा पहले मैं रोस्टर फॉर्म बोल गया, रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है इस तरह के सेट्स को, लेकिन एक और नाम भी है जो कि आप लोगों को शायद पता नहीं होता कि टेबुलर फॉर्म भी इसे कहा जाता है। तो जहाँ भी टेबुलर या रोस्टर होगा
वहाँ पर इस तरह का सेट लिखा जाता है, ठीक है। खैर आगे चलते हैं क्वेश्चन में, इसको मिटाते हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम x यूनियन y, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में मालूम करना है वो लिखेंगे। अब x क्या है हमारे पास, एम्प्टी सेट, तो यहाँ पे आ गया ये, और उसके बाद दरमियान में यूनियन है तो यूनियन लिखा, और y किसके इक्वल है, 1 2 3 एंड सॉरी कोमा डाल दिया था तो कोमे के बाद 4 डाल देते हैं, और अब सो ऑन, ठीक है। तो ये दो सेट हो गए। अब इसका आंसर क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो एम्प्टी सेट है, तो यानी इसका आंसर यही होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि यूनियन में सारे सेट्स लिखते हैं तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो वो इसके साथ इंक्लूड कैसे होगा। तो जब भी एम्प्टी सेट का यूनियन सेट होता है तो दोबारा वही आंसर आ जाता है, ठीक है। ये अब अगर गौर से देखो आप तो x यूनियन y यहाँ पे लिखा, तो अब यानी कि हमने जब इन दोनों का यूनियन मालूम किया तो हमारे पास यही आंसर आ गया, ठीक है। तो ये अगर ऊपर देखें तो किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो इसलिए अब मैं क्या लिख कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x यूनियन y इज़ इक्वल टू y, क्योंकि इसकी जगह y भी लिखा जा सकता है, क्वेश्चन में y जो है वो इसी के इक्वल तो है, तो ये इसका इस तरह से आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं कि उसमें कैसे किया हुआ है, क्योंकि काफ़ी जगहों पे वैसे भी किया हुआ है, वो भी आसान है काफ़ी। जैसे ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसे भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, और यहाँ पे सबसे पहले x दिया गया है, x एम्प्टी सेट के इक्वल है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, आप कहेंगे कभी कुछ, और उसके बाद y जो है वो किसके इक्वल है, वो z प्लस के इक्वल है, और इसके बाद t जो है वो o पॉजिटिव के इक्वल है, ठीक है। और हमने मालूम क्या करना है, x यूनियन y हमने मालूम करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आसान सा है, x किसके इक्वल है, एम्प्टी सेट के इक्वल, तो यहाँ पे लिखा हमने एम्प्टी सेट, उसके बाद यूनियन y जो है वो z प्लस के इक्वल है, तो इधर लिख दो z प्लस। अब आपको पता है कि यूनियन एम्प्टी सेट के साथ कोई भी सेट का यूनियन लो तो दोबारा वही आंसर आता है। जैसे कि हमने इधर देखा कि यानी कि इधर ये वाला सेट था, यही हमारे पास आंसर आया, तो इसलिए ये ज़ुबानी ही पता चल जाता है कि इसका जवाब जो है वो क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा z पॉजिटिव, ठीक है, दोबारा यही आ जाएगा। अब जब ये आ जाएगा z पॉजिटिव, क्वेश्चन में देखें तो z पॉजिटिव जो है वो किसके इक्वल है, y के इक्वल है, या यहाँ पे भी देख लो y के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे x यूनियन y लिख लो, और यहाँ पे दोबारा से x यूनियन y इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा y। तो बेसिकली देखिए आप दोनों के सेम ही जवाब आए हैं, ठीक है। तो आई होप ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। तो पार्ट 2 को जो है उसे सॉल्व करते हैं। तो सेट्स मैंने लिखे रहने दिए पहले से, इसको पार्ट 2 लिख देते हैं। तो पार्ट 2 में ये सेट तो कन्वर्ट हो गए टेबुलर फॉर्म के अंदर यहाँ पर, और अब हम लिखेंगे यहाँ पर सेकंड के अंदर x यूनियन t हमने मालूम करना है। तो x एम्प्टी सेट है तो यहाँ पे एम्प्टी सेट आ गया, यूनियन आ गया, और यहाँ पे t किसके इक्वल है, पॉजिटिव ऑड नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई, ठीक है। तो अब आप लोगों को पिछले क्वेश्चन की तरह एम्प्टी सेट का यूनियन इन दोनों का लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, x यूनियन t। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला सेट जो है यानी कि दोबारा t के इक्वल ही तो है, तो इसलिए पिछले क्वेश्चन की तरह मैं यहाँ पर x यूनियन t के साथ यहाँ पर t भी लिख सकता हूँ, और ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। बाकी अगर इसको दूसरे मेथड से करें तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। तो दूसरे मेथड में तीनों सेट जो है उसे ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, x एम्प्टी सेट के इक्वल है तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद y जो है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो z के ऊपर प्लस डाल देते हैं। उसके बाद t जो है वो किसके इक्वल है, पॉजिटिव ऑड नंबर के, ठीक है। और अब हम मालूम करने क्या जा रहे हैं, x यूनियन t, तो यहाँ पे आ जाएगा x यूनियन t। तो x किसके इक्वल है, एम्प्टी सेट, और उसके बाद यूनियन t किसके इक्वल है, सॉरी अब तो यहाँ पे सेट नहीं लिखेंगे, t बराबर है हमारा
पॉजिटिव ऑड नंबर के। तो इसका आंसर वही यानी कि यूनियन एम्प्टी सेट के साथ लेंगे तो वही सेट आ जाएगा जिसका 7 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ओ पॉजिटिव ही आ जाएगा। और इसको फर्दर देखें तो ओ पॉजिटिव ऊपर किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। तो इसको यहाँ पे मैं टी भी लिख सकता हूँ। तो अब आप देख सकते हो दोनों के आंसर जो है वो सेम है। तो अब जो है तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट करें तो इधर डाल देते हैं 3 और साथ में तीसरे में क्या करना है, फिर यूनियन y यूनियन t। तो यहाँ पे लिख लेते हैं y यूनियन t। ठीक है, तो अब y जो है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर कोमा डाल के डाल रहा हूँ एंड सो ऑन। और इधर आ जाएगा यूनियन t जो है वो किसके इक्वल है, पॉजिटिव ऑड नंबर। तो 1 3 5 7 और ये यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो गई। इसका जब यूनियन लेंगे तो अब दोनों के अंदर जो, जैसे अगर आप देखें तो इधर तो काउंटिंग लगातार शुरू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो तमाम ऑड नंबर्स जो हैं वो इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इसके अंदर मौजूद हैं। तो इट्स मीन के सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं इसी सेट को लिख लूँ तो सारे इसके एलिमेंट इसी के अंदर मौजूद हो जाएंगे और किसी भी सेट के अंदर 2 दफ़ा एक ही एलिमेंट नहीं लिख सकते। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा 1 2 3 4 एंड फिर कोमा डाल के ये ऐसे हो गया। ठीक है, तो आई होप इसमें समझाने वाली बात तो मुझे नहीं लग रही। एक कॉमन सेंस की बात है कि इसमें 1 से लेके सारे डिजिट हैं। तो जब अगर मैं ये सेट लिख लूँगा तो इस वाले डिजिट भी इसके अंदर आ जाएंगे। और यूनियन का मतलब यही होता है कि जो दोनों के एलिमेंट्स हैं वो एक दफ़ा जो है सारे लिख दो। तो अब अगर ध्यान से देखें तो पिछले वाला काम ही हो गया इधर कि y यूनियन t जो है वो किसके इक्वल आया, इसके इक्वल आया। और ये किसके इक्वल है, ये यानी कि y के इक्वल है। ठीक है, ऊपर अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो y के इक्वल है। तो यहाँ पे मैं y यूनियन t जो है वो y के इक्वल भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि y जो है पॉजिटिव इंटीजर है। अभी रात काफ़ी हो गई है तो इसलिए ये भी हो सकता है कि गलती में मैं बोलूँ कुछ और लिखूँ कुछ, लेकिन उम्मीद है कि मैं रीचेक करता हूँ कि गलती नहीं होगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। तो दूसरे मेथड से सॉल्व करने के लिए इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और लाइन ड्रॉ करने के बाद x जो है वो एम्प्टी सेट के इक्वल है और y जो है वो z प्लस के इक्वल है और t जो है वो o पॉजिटिव के इक्वल है। और हमने मालूम क्या करना है, y यूनियन t। तो y फिर y तो z प्लस के इक्वल है और फिर यूनियन आ गया और t जो है वो o प्लस के इक्वल है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो वही बात जो इधर मैंने आपको समझाई थी कि तमाम पॉजिटिव इंटीजर के अंदर ही ऑड नंबर मौजूद होंगे। इसलिए कॉमन सेंस की बात है कि इधर z पॉजिटिव ही आंसर आ जाएगा। और z पॉजिटिव किसके इक्वल है, ऊपर अगर देखें तो y के इक्वल है। तो इसलिए यहाँ पे y आ जाएगा। तो y यूनियन t जो है वो y के इक्वल ही आ गया। आप दोनों जगह पे देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो अब जो है पार्ट नंबर 4 की तरफ चलना है। तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं और इधर लिखते हैं पार्ट नंबर। और पार्ट नंबर 4 लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा x इंटरसेक्शन y। अब इंटरसेक्शन के क्वेश्चन आ रहे हैं तो x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। तो x हमारे पास जो है वो एम्प्टी सेट है और ये इंटरसेक्शन का सिंबल आ गया। और y जो है वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन मौजूद है। तो इंटरसेक्शन में तमाम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। तो ये तो है ही एम्प्टी, खाली बिल्कुल। तो इसके तमाम एलिमेंट इसमें हैं नहीं है, या फिर दूसरे आसान लफ्ज़ों में बात करें तो दोनों ऐसे एलिमेंट्स इन दोनों को देखने के बाद हैं जो दोनों में मौजूद हों, ऐसे नहीं है। तो इसलिए ये सेट जो है वो क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। तो एम्प्टी सेट ऊपर देखें तो x के बराबर है। तो इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं x इंटरसेक्शन y इज़ इक्वल टू x। ठीक है, x इंटरसेक्शन y। आई होप आसान सा था, समझ में आ गया होगा। बुक में अभी मैंने आंसर देखा है उसमें ये वाला स्टेप नहीं किया गया, बस इसी को ही आंसर बताया गया है। तो हम यहाँ पर ही रुक जाते हैं, वरना बच्चे जो हैं वो कहेंगे कि सर ये x तो पीछे है ही नहीं। तो ठीक है, तो बस यहाँ तक आंसर है। तो ये एम्प्टी सेट कैसे आया आप लोगों को पता चल गया। इसके बाद दूसरे मेथड से इसको करने की कोशिश करें अगर,
तो यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट और उसके बाद y इज़ इक्वल टू z प्लस और t इज़ इक्वल टू o प्लस या o पॉजिटिव, ठीक है। तो x इंटरसेक्शन y हमने मालूम करना है। x किसके इक्वल है? एम्प्टी सेट के, और ये आ गया इंटरसेक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा y था, y z के इक्वल है तो z पॉजिटिव। तो अब सिंपल सी बात है कि जब है इस साइड पे एम्प्टी सेट तो ऐसे यानी कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेटों के अंदर कॉमन होना चाहिए, जैसे इसके अंदर और इसके अंदर, लेकिन ये है एम्प्टी तो इसलिए ऐसा कोई भी एलिमेंट होगा नहीं यानी कि इसके अंदर z प्लस के अंदर जो एम्प्टी सेट के अंदर मौजूद हो, तो इसलिए इसका जवाब जो है सिंपली एम्प्टी सेट ही आएगा। तो अब आप देख सकते हो कि दोनों के आंसर जो हैं वो भी सेम आ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब इसी तरह 5 की तरफ चलते हैं। तो 5 पे जाने के लिए इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 5 और यहाँ पे आ जाएगा x इंटरसेक्शन t। तो यहाँ पे लिख देता हूँ x इंटरसेक्शन t। तो x इंटरसेक्शन t को करेंगे तो x एम्प्टी सेट के इक्वल है इंटरसेक्शन, और t जो है वो 1 3 5 7 एंड सो ऑन। इसके अंदर भी वही हिसाब किताब होगा। इन दोनों के अंदर ऐसे कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हो, तो इसलिए ये सेट भी एम्प्टी ही होगा। तो x इंटरसेक्शन t आ गया। इसको दूसरे मेथड से अगर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आ जाएगा, लाइन थोड़ी सीधी कर लें, x इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट और y इज़ इक्वल टू z प्लस और t इज़ इक्वल टू o पॉजिटिव, ठीक है, या प्लस। तो अगर इसको हम यहाँ पे लिखें x इंटरसेक्शन t इज़ इक्वल टू x आ गया एम्प्टी सेट, सॉरी इसको वो कह रहा हूँ ना, रात काफ़ी हो गई। तो ये एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन और t किसके इक्वल है? ओ पॉजिटिव के, तो ये ओ पॉजिटिव। तो अब अगेन से वही वाली बात कि ऐसा कोई भी एलिमेंट इन दोनों में नहीं होगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होगा जो इन दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हो, तो इसलिए इसका जवाब भी पिछले क्वेश्चन की तरह एम्प्टी सेट ही आएगा, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ जो है वो सेम आंसर ही पिछले की तरह आया है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो पार्ट नंबर 6 है। 6 को सॉल्व करने के लिए इधर लिख लेते हैं 6, और 6 में क्या है? y इंटरसेक्शन t। तो यहाँ पे लिखेंगे y इंटरसेक्शन t, ठीक है। तो y किसके इक्वल है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन और t किसके इक्वल है? 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? अगर ध्यान से देखें तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कॉमन हो सकता है 1 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, फिर 5 इसमें, यानी कि जो भी ये टी वाला सेट होगा वो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद होंगे। तो इसलिए इसका जो आंसर बनेगा इंटरसेक्शन का वो क्या बनेगा? वो ये वाला सेट ही बन जाएगा, क्योंकि ये सारे इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो जो दोनों में मौजूद होते हैं वही लिखते हैं हम। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आ गया y इंटरसेक्शन t। और अगर अब आप ध्यान से देखो तो ये वाला सेट जो है वो किसके इक्वल है? ऊपर इसके इक्वल है 1 3 5 7। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम t, और यहाँ पे आ गया y इंटरसेक्शन t। मेरा मेन मकसद जो है आप लोगों को समझाना है, और आई होप कि समझ आपको आ रहे होंगे, और अपने टीचर, अपनी ये लाइन कभी सीधी डलती नहीं है, अपने आप टीचर से भी इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो यहाँ से मिल ही गया आप लोगों को। तो लास्ट पार्ट है, जल्दी से इसको ख़त्म करके सोते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x जो है वो एम्प्टी सेट है, और y जो है वो किसके इक्वल है? पॉजिटिव इंटीजर, और t जो है वो ऑड पॉजिटिव यानी कि ओ पॉजिटिव। तो यहाँ पे आएगा y इंटरसेक्शन t। तो y हमारे पास है z प्लस इंटरसेक्शन, और t हमारे पास o प्लस। तो अब आपको पता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर गिनती जो है 1 2 3 4 5 6 सारी शुरू होती है। तो यानी कि इसके सारे एलिमेंट z प्लस के अंदर मौजूद हैं, जैसे कि ये वाली बात है, बस वहाँ पे उस फॉर्म के अंदर जिक्र हो रहा है, समझना पड़ रहा है आपको। तो इसका जवाब भी क्या आएगा? इसका जवाब भी
ओ पॉजिटिव ही आएगा बिकॉज इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ था। तो इसलिए यहाँ पे ये लिख सकते हैं और इन दी एंड ये जो है ऊपर अब अगर आप देखें तो किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, तो ओ प्लस की जगह हम टी भी लिख सकते हैं। तो वाई इंटरसेक्शन टी जो है वो आप देख सकते हो कि दोनों केसेस में एक जितना आया है। तो इसके साथ इसका क्वेश्चन भी खत्म हो गया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसको भी पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ अगर u जो है आपका ये वाला सेट हो, x जो है ये वाला सेट हो और y जो है अगर ये सेट हो, तो बदले में आप ये सारी चीज़ें जो हैं वो मालूम कर दीजिए। ठीक है, तो ये बात तो आपको मालूम ही होगी। तो इसमें क्वेश्चन शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सेट की कौन सी रिप्रेजेंटेशन की टाइप है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इसको हम टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे और इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला टास्क आपका क्या हो गया कि इसे चेंज करना है रोस्टर फॉर्म में। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि इसी के ऊपर बात कर लेते हैं, इसको चेंज करते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये सेट लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ कि कैसे ये लिखा मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद इधर डाल देते हैं u, और u लिखने के बाद मैं सेट लिख लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो ये मैंने सेट लिख लिया और अब जो है इसके ऊपर बात करते हैं कैसे लिखा। सबसे पहले तो इसे पढ़ना सीख लीजिए आप लोग। ये जो बल्कि सिंबल को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लंबी सी लाइन होती है इसको बोलते हैं सच डैट, और इसके अलावा ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं, आप लोगों को पहले भी बताया था, बिलोंग्स टू। और इसके अलावा ये जो है एक ऊपर की तरफ ऐसे, तो इसको बोलते हैं एंड। ठीक है, और इसके बाद ये सिंबल तो होता है लेस देन और ग्रेटर देन का, और इसके नीचे लाइन डाल दो तो इक्वल टू भी साथ में, लेस देन और इक्वल टू का वर्ड जो है वो जुड़ जाता है इस छोटी सी नीचे लाइन की वजह से। तो ये आपने सिंबल भी सीख लिए, इसको पढ़ेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं एक बार कि x सच दैट x, ठीक है, बिलोंग्स टू n, यानी कि इस सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, x रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और x किस सेट से बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर, n से नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं। और एंड और सेट जो है उनके दरमियान जो क्राइटेरिया दिया गया है वो इससे आपको पता चलेगा। तो इसको लिख लेता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ। 3 और यहाँ पे आ जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, अब आप देखिए कि जो एलिमेंट्स हैं सेट के वो x से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। तो क्या कहा जा रहा है कि x यानी कि जो एलिमेंट है इस सेट के वो ग्रेटर देन होने चाहिए 3 से। तो अब ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि जिसकी तरफ ये ओपन एरिया होता है वहाँ पे जो नंबर होता है, यानी इस साइड वाला नंबर जो होता है वो बड़ा हो, यानी इस साइड पे हमेशा बड़ा नंबर होता है और इस साइड पे हमेशा स्मॉल नंबर होता है। तो अब आप इसको किसी भी तरीके से याद रख सकते हो। मैंने जो है इसको ऐसे याद रखा हुआ है कि जिसकी तरफ कॉर्नर होता है वो छोटे को रिप्रेजेंट करता है और जिसकी तरफ ओपन एरिया होता है वो बड़े को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे इसका मतलब क्या हुआ, 3 इज़ लेस देन 4। ठीक है, तो ये फंक्शन होता है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि x से मुराद ऐसे एलिमेंट्स हैं जो 3 से बड़े होंगे क्योंकि इस x की तरफ ओपन एरिया है, और 25 से छोटे होंगे और 25 भी सेट के अंदर इक्वल यानी कि लिखा जाएगा क्योंकि इक्वल टू है। जैसे यहाँ पे अगर गौर से देखें आप, सेट में जो लिखा है x से मुराद 3 से बड़े नंबर होने चाहिए। तो ये देखिए 3 से बड़ा है 4, 5, 6, 7। ठीक है, और 25 से छोटे और 25 भी लिखा हुआ होना चाहिए सेट के अंदर। तो देखिए 25 से सारे छोटे डिजिट्स हैं इस साइड पे और इस साइड पे 25 भी लिखा हुआ है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि x जो है ग्रेटर देन 3x जो है वो 3 से बड़ा है और लेस देन और इक्वल टू जो है वो 25 के है। तो ये चीज़ पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी ये स्टेटमेंट बताई थी, लेस देन और इक्वल टू। तो आई होप कि ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। तो इसके अकॉर्डिंग, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट था तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ये सेट बनाया और इस सेट का नाम क्या है, यू सेट है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। अब दूसरे सेट को इसी तरह लिख लेते हैं। तो मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कि कैसे आया। तो ये मैंने x सेट भी लिख लिया। इसमें क्या बोला जा रहा था कि x सच दैट x इज़ प्राइम नंबर्स, कि x जो है वो प्राइम नंबर का सेट है। एंड और ये कंडीशन है जो कि हमने लिखनी थी। तो इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या लिखा हुआ है, 8
यानी x जो है वो ग्रेटर देन है 8 से और लेस देन है 25 से। तो अब इक्वल टू का इसके नीचे यानी कि सिंबल नहीं है, तो इट्स मीन के इसका मतलब ये हुआ कि x से मुराद ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर हम 8 से बड़े डिजिट लिखेंगे और 25 से छोटे डिजिट लिखेंगे। तो आप देख सकते हो सेट के अंदर अगर आपको दिखाऊं तो देखिए 8 से बड़ा प्राइम नंबर जो है वो 11 होता है, क्योंकि 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है, 11 प्राइम नंबर होता है। ठीक इसी तरह 12 प्राइम नंबर नहीं है, 13 प्राइम नंबर होता है, वो लिख लिया। 15 भी प्राइम नंबर नहीं होता, 16 भी नहीं होता, 17। इसी तरह यानी 25 से छोटा प्राइम नंबर कौन सा था, 23। तो वहाँ तक हमने इस सेट में एलिमेंट्स लिख लिए। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अगले सेट को मैं लिखता हूँ और फिर बताता हूँ। तो ये मैंने वाई सेट भी लिख लिया। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, होल नंबर का सेट। एंड ये डिटेल है इसमें, इसको यहाँ लिखो तो 4 यानी एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के होना चाहिए और लेस देन और इक्वल टू 17। अब देखिए इधर भी इक्वल टू है, इधर भी इक्वल टू है, तो इसका मतलब 4 भी शामिल होगा उस सेट के अंदर और 17 भी शामिल होगा। और इसके बीच में या इसके दरमियान जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो सारे के सारे लिख लेंगे। प्राइम नंबर कह रहा सॉरी, होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे लिख लेंगे। तो आप देखिए 4 से शुरू किया, 17 पे ख़त्म किया और सारे होल नंबर का सेट कौन सा होता है, जो 0 से शुरू होता है और आगे चलता रहता है। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये डॉट डॉट का मतलब ये सारे डिजिट्स इसी तरह आगे चल रहे हैं। आई होप ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब ये चीज़ समझने के बाद अगली चीज़ आप समझेंगे, ये जो क्वेश्चन के अंदर ये जो ऊपर एक छोटी सी लाइन डाली हुई है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे अगर ए सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं तो वो मालूम होगा u माइनस ए। इसी तरह सी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं तो वो मालूम होगा u माइनस सी। इसी तरह आप कोई भी ले लो, z का कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हैं तो u माइनस जी। तो एक चीज़ आपको बार बार समझ में आ रही होगी कि जिस चीज़ का भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं और एक्चुअली में उसको u के अंदर से माइनस कर देते हैं, तो इसी को बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट आए तो जिस भी चीज़ का, जैसे इधर पहला क्वेश्चन क्या है, x यूनियन y होल का कॉम्प्लीमेंट ये मालूम करना है, तो ये बराबर होगा u माइनस x यूनियन y। तो आप देख सकते हो कि u के अंदर से ये सेट निकाल दिया। तो किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो उसको u के अंदर से निकाल देते हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ आपको क्या सीखनी है, दूसरी चीज़ ये सीखनी है कि u क्या है जो हर जगह मौजूद है। तो u का मतलब है यहाँ पर यूनिवर्सल सेट। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये यूनिवर्सल सेट जो होता है ये किसे कहा जाता है। तो देखिए जब भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा तो यूनिवर्सल सेट क्वेश्चन के अंदर दिया गया होगा, jैसे कि इधर भी आप गौर से देखो तो दिया गया है। और यूनिवर्सल सेट कहते किसको हैं, यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स होते हैं जिनका क्वेश्चन के अंदर जिक्र किया जा रहा है। जैसे इधर एक्स सेट का जिक्र किया गया है और वाई सेट का जिक्र किया गया है, तो एक्स सेट के एलिमेंट्स भी यूनिवर्सल सेट में होंगे और वाई सेट के एलिमेंट्स भी यूनिवर्सल सेट के होंगे। तो जो मुझे सही लगा उस हिसाब से मैंने बता दिया और आई होप कि ज़्यादा इसमें दिमाग लड़ाना नहीं है। बस जब भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो उसको यू के अंदर से माइनस कर दो, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट भी आपने समझ लिया। तो अब आपको क्या समझना होगा कि अब कुछ भी नहीं रहता, बस इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो हाँ, एक चीज़ समझनी होगी, जैसे x यूनियन y होल का कॉम्प्लीमेंट है, तो अब इसके लिए हमें मालूम क्या करना होगा, यानी कि u के अंदर से x यूनियन y को हमें मालूम करना होगा। तो अब आप जबकि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें x यूनियन y का सेट नहीं दिया गया, तो इसलिए पहले हम x यूनियन y मालूम करेंगे और जो इसका आंसर होगा उसको u में से माइनस कर देंगे। और जैसे ही माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा उसे कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। बाकी करके दिखाऊंगा तो आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं x यूनियन y और ये आ गया होल का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे आ जाएगा u, ठीक है। और या फिर हाँ ऐसे ही कर लेते हैं, u माइनस
एक्स यूनियन वाई, यानी कि ये जो है इसके बराबर होगा। तो अब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले एक्स यूनियन वाई जो है वो मालूम करना होगा। तो एक्स यूनियन वाई मालूम करते हैं। तो एक्स यूनियन वाई मालूम करें तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स यूनियन वाई इज़ इक्वल टू एक्स का सेट ऊपर देखें तो लिखा हुआ है ये वाला, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 11 13 17 19 23, ठीक है। और ये आ गया यूनियन और ये आ गया वाई। वाई किसके इक्वल है 4 5 6 7 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाता है 16 और 17 तक। तो ये चीज़ भी समझ में आ गई। अब यूनियन के अंदर क्या करते हैं, आप लोगों को याद होगा कि दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स लिखते हैं लेकिन एक बार लिखते हैं। तो अब यहाँ पे कौन कौन से लिखने होंगे, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे तो होल नंबर्स हैं, यानी 4 के बाद लगातार नंबर्स हैं और वो 17 तक जा रहे हैं। और जबकि दूसरे सेट में देखें तो कुछ ही नंबर्स मौजूद हैं। तो हम यानी कि 11 13 17 तो इसके अंदर भी होंगे। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे यूनियन करने के लिए, पहले करेंगे ये सारे सेट 17 तक लिख लेते हैं, इस सेट के तमाम एलिमेंट्स। उसके बाद 19 और 23 बाकी रह जाएगा, तो इसको भी लिख लेंगे। तो आई होप पीछे अगर यूनियन अच्छे से समझाए तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका यूनियन आएगा 4 5 6 और इसी तरह एक लगातार होल नंबर्स आगे जाएंगे कहाँ तक 16 और 17 तक। अब 17 के बाद दो एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं जो कि यहाँ पे नहीं है, तो ये दो भी लिखेंगे क्योंकि यूनियन के अंदर सारे ही लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 19 और 23 भी इसके अंदर। तो ये हमारे पास एक्स यूनियन वाई आ गया। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट मालूम कर सकते हैं। तो अब कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो एक्स यूनियन वाई और ये आ गया इसका कॉम्प्लीमेंट। और इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे u माइनस एक्स यूनियन वाई लिख देंगे और इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यूज़ पुट करें तो ये हो जाएगा, सबसे पहले u का सेट लिखो। तो u का सेट ऊपर देखें तो 4 5 6 ये भी नेचुरल नंबर्स हैं, लगातार चल रहे हैं 25 तक। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 5 6 ऐसे ही नंबर आगे तक जा रहे हैं और कहाँ तक जा रहे हैं 24 और 25 तक। तो ये हमारे पास यूनियन का सेट आ गया। इसके बाद माइनस, और अब ये वाला सेट लिखना है तो ये वाला हमारे पास ये अभी मालूम किया है वो है, तो ये भी लिख लेते हैं। तो इसमें भी 4 5 6 और ये लगातार जा रहे हैं 16 17 तक और उसके बाद 19 और 23 भी इसके अंदर शामिल है, तो वो भी लिख लिया। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आप सीखोगे कि माइनस कैसे करते हैं। तो माइनस करना भी आसान है। आपको माइनस करते वक्त जैसे अगर मैं इधर 1 2 3 4 5 इधर 5 लाइंस डाल दूं और इसमें से मैं 3 लाइंस निकाल दूं तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा। तो ये 3 कट गए, पीछे बचा 2, तो यानी कि 2 लाइंस। तो ऐसे यानी माइनस का मतलब समझ गए आप लोग कि किसी एक चीज़ में से दूसरी चीज़ माइनस कर दो, निकाल दो, तो जो बचती है वो आंसर कहलाती है। तो यही ठीक फार्मूला जो है इस सेट के अंदर भी फिट होगा। तो हमें u में से निकालना है। तो u के एलिमेंट्स आप लोगों को इधर स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। और तो अब इसमें से ये वाले एलिमेंट्स निकालने हैं। तो बात समझ में आ रही है, जैसे वो लाइंस का भी समझाया कि ऐसे इधर कौन से नंबर्स हैं जो इधर मौजूद नहीं हैं, उन्हीं नंबर को हम यहाँ पे लिखेंगे और वही इसका आंसर या कॉम्प्लीमेंट होगा। तो चलिए ढूंढते हैं ऐसे एलिमेंट्स जो इसमें, ऐसे भी याद करता था जब मैं छोटी क्लास में होता था, इसमें हो और इसमें ना हो, ठीक है। तो ये एक यानी उस वक्त की बात है जब चीज़ें समझ में कम आती थी तो मैं याद कर लेता था, जो कि गलत था। बहरहाल इसमें हो और इसमें ना हो, जिस तरह से भी आप जहन में रखो, मेन तो नंबर हासिल करना है। तो अगर हम देखें कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे इक्वल डाल लेते हैं, इसको रेड से लिख देता हूँ ताकि मैं इधर इधर बता सकूँ, आपको डिफरेंट कलर नज़र आएगा तो अच्छा लगेगा। आप लोगों ने ये कलर इस्तेमाल नहीं करना। तो 4 भी उसमें है, 5 भी उसमें है। तो अगर आप देखें तो दोनों में इसमें काउंटिंग जो है लगातार 25 तक जा रही है और इसमें काउंटिंग जो है लगातार 17 तक जा रही है, ठीक है। तो
एक बात तो साफ हो गया कि 17 तक जो है तो वो हमारे पास सब एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो 17 के बाद इधर तो 18 भी है, यानी कि इस इधर लिखता हूँ, इधर 18 भी है, 19 भी है, 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है, 23 भी है, 24 भी है, 25 भी है। तो इस वाले सेट के अंदर ये सारे डिजिट्स मौजूद हैं, जबकि इसके अंदर ये नहीं है। तो अब आप देखिए कौन कौन से हैं। तो अगर हम देखें तो 18, 19 तो सॉरी इधर है, 19 ही लिखेंगे, 18 हो गया, और इसके बाद 20, 21, 22, 23 इधर है वो नहीं लिख सकते, तो 24 और 25। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि इसके अंदर मौजूद नहीं है। तो ये हमारा जवाब होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 18, 20, 21, 22, 24 और 25, और ये हमारे पास फाइनली आ गया x यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। इसको यहाँ से देते हैं मिटा और यहाँ पे लिख देते हैं आंसर। आई होप कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को। तो पार्ट नंबर 2 जो है उससे सॉल्व करते हैं। उससे सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे डाल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और 2 के अंदर क्या है, 2 के अंदर लिखा हुआ है x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। आपने ये मालूम करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले x कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो x कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है u माइनस एक्स, और उसके बाद जो है ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरसेक्शन, और उसके बाद जो है y कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो ये हो जाएगा u माइनस वाई, और इन दोनों के जो आंसर होंगे, ठीक है, और उनके दरमियान इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो फाइनली एक बड़ा आंसर हमारे पास आ जाएगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन इसको ऐसे नहीं करते, हम इसको ऐसे करते हैं कि ये हमने अगर मालूम करना है तो हम सबसे पहले मालूम करेंगे x कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x कॉम्प्लीमेंट, और ये बराबर होता है u माइनस एक्स, और u माइनस एक्स किसके इक्वल है, ऊपर से u उतार लेते हैं जो कि क्या है 4, 5 और 6, 7, और इसी तरह चलता जा रहा है 24 और 25 तक। ठीक इसी तरह जब इसमें से ये चीज़ माइनस होगी, और सॉरी माइनस के बाद x लिखेंगे हम। x कौन सा है, 13, 7, सॉरी गलत हो रहा है, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसमें हों और इसमें ना हो। तो अगर ध्यान से देखें तो इसमें तो 4 से लेके 25 तक लगातार हैं। तो इसमें से ये माइनस करते जाते हैं जो भी ये रास्ते में आएंगे, और बाकी सारे लिख लेते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। तो इसको अगर लिखूं तो यहाँ पे आ जाएगा 4 उसमें नहीं है, 5 भी उसमें नहीं है, 6 भी उसमें नहीं है, 7 भी उसमें नहीं है, 8 भी उसमें नहीं है, 9 भी उसमें नहीं है, 10 भी उसमें नहीं है, 11 है। उसके बाद 12 उसमें नहीं है, 13 है, तो 13 ही लिखते। उसके बाद 14 भी उसमें नहीं है, और 15 भी उसमें नहीं है, 16 भी उसमें नहीं है, 17 है, इसलिए ये छोड़ देते हैं। और उसके बाद 18 उसमें नहीं है, ये लिख लेते हैं। 19 इसमें मौजूद है और ये नहीं लिखते। 20 इसमें नहीं है, 21 इसमें नहीं है, और उसके बाद आ जाएगा 22 भी नहीं है, 23 है, और इसलिए नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 24 लिखेंगे, और इस लाइन को थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ मैं। यस, इसे थोड़ा सा पीछे कर लिया, तो 24 के बाद 25 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने x कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लिया। इसी तरह y कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। तो y कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे तो इसको थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। y कॉम्प्लीमेंट, तो ये हो जाएगा u माइनस वाई। तो u का सेट कौन सा है, ये वाला सेट u का होता है, या ऊपर से ही दिखा देता हूँ, या ये u का है। तो u का सेट लिखें तो 4, 5, 6, और ये चल रहा है 24 और 25 तक, और ये माइनस, और y किसके इक्वल है 4, 5, 6, 7, और ये चल रहा है आपका 16 और 17 तक। अब इसके अंदर देख लेते हैं कि क्या हिसाब किताब है जो इसमें हो और इसमें ना हो। तो ऐसे कौन से हैं
चलिए अगर देखें तो 4 से 25 तक लगातार है, इसमें 4 से 5 6 7 8 9 10, इसमें 17 तक लगातार है। तो इट्स मीन 17 तक तो हम कोई डिजिट नहीं लिख सकते, लेकिन 17 के बाद इसमें डिजिट हैं और इसमें नहीं है, तो वो सारे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे डालते हैं इक्वल और इधर आ जाएगा 17 उसमें है 18 19 20 21 22 23 24 25 20 और सॉरी 26 पे कहाँ जा रहा हूँ, बस 25 तक ही है। तो ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट मालूम हो गया। अब हमने क्या मालूम करना है, अगर ध्यान से देखें तो एक्स कॉम्प्लीमेंट और वाई कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन। तो चलिए अब वो मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई कॉम्प्लीमेंट, और एक्स कॉम्प्लीमेंट का आंसर कौन सा है, ये वाला, और वाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर कौन सा है, ये वाला। तो ये तो काफ़ी लंबे लंबे हैं सेट, तो इसको मैं डॉट 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 करके कर दूंगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो इस सेट में 4 से लेकर लगातार कहाँ तक है, 10 तक तो लगातार, या सारे लिख लेते हैं छोटा छोटा करके, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 और 25 आ गया, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा इंटरसेक्शन और इधर आ जाएगा हमारा ये वाला सेट, ठीक है। तो अब ये छोटा छोटा करके लिखें, चलो ट्राई मारते हैं। वैसे आपको ऊपर नज़र आ रहा है, अगर कोई गलती हो जाए तो उसे इग्नोर कर दीजिएगा प्लीज़, मेरा मकसद समझाना है। 18 19 20 21 22 और ये 100 ऑन चल रहा है 25 तक, या ये ठीक है, अब समझ में आ गया, क्योंकि 18 19 20 21 22 23 24 25 यानी लगातार ही डिजिट चल रहे हैं, तो हम डॉट डॉट डाल के भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये सारा हो गया। इसके बाद इसका आंसर, अब आंसर क्या होगा, इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं जो दोनों में हो। तो अगर देखें तो इधर तो भाई गिनती 18 से शुरू हो रही है, तो 18 तक तो कोई चांस नहीं है इसके अंदर मौजूद हों, ठीक है। 18 के बाद जो है कॉमन हो सकते हैं। अब 18 के बाद जो है वो कौन कौन से हैं, उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे 18 इधर भी है, इधर भी है, इसके बाद 19 इधर भी है और इधर नहीं है, बट 20 सॉरी, इसलिए 19 को तो नहीं करेंगे ना, 20 इधर है, और उसके बाद 21 इधर भी है, इधर भी है, 22 इधर भी है, इधर भी, यानी कि 18 फिर 19 छोड़ के 20 से आगे गिनती है। तो चलिए ये मैं लिखता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 दोनों में मौजूद है, इसके अलावा 20 दोनों में मौजूद है, और फिर 21 22 20, उसके बाद दोनों में मौजूद क्या होगा, 24, ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से चलना है ना दोनों में। तो 24 इसमें तो होगा क्योंकि 25 तक इसमें लगातार है, तो यहाँ पे आ जाएगा 24, और ये फिर 25 उसमें भी मौजूद है, तो यहाँ पे आ गया 25। तो ये हमारे पास आंसर आएगा दोनों का इंटरसेक्शन। तो चलिए चेक करता हूँ बुक में से। हाँ यस, किताब में बिल्कुल ठीक आंसर है, तो मुबारक हो। इसके बाद अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 जो है उसे सॉल्व करते हैं। उसे सॉल्व करने के लिए इधर डाल देते हैं ऐसे पार्ट 3, और यहाँ पे लिखते हैं क्या है पार्ट 3, वो है x इंटरसेक्शन y। तो इधर लिख लेते हैं x इंटरसेक्शन y और होल का कॉम्प्लीमेंट। तो इससे कैसे करेंगे, पहले x इंटरसेक्शन y मालूम करेंगे, और जब ये मालूम हो जाएगा तो u में से इसी को माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले x इंटरसेक्शन y मालूम करना है, तो x इंटरसेक्शन y लिखा यहाँ पर, और x किसके इक्वल है, 11 13 17 19 23, और उसके बाद ये आ गया इंटरसेक्शन, और यहाँ पे आ गया y जो है 4 5 6 7, और इधर आ जाएगा हमारे पास 16 और 17। तो x और y इसमें अब इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं। तो इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें अगर कॉमन देखें तो 11 उसमें है, यानी 4 से लेके 17 यानी 4 to 17 तक लगातार इसमें डिजिट्स हैं। तो हम इट्स मीन के 11 भी
इसके अंदर होगा और इसके अलावा अगर जाएं तो 13 भी इसके अंदर होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 13। इसके अलावा 17 तो नज़र ही आ रहा है, तो वो भी इसके अंदर होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं 17। बाकी अब इसके बाद ये 2 डिजिट बचे, ये 2 तो इसके अंदर दिख ही नहीं रहे, ठीक है, 17 तक वो वाला सेट है, तो इसलिए इंटरसेक्शन में कॉमन लिखते हैं सिर्फ, तो इसलिए यही इसका इंटरसेक्शन का आंसर होगा। तो हमें x इंटरसेक्शन y मालूम कर लिया, अब हम कॉम्प्लीमेंट भी मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x इंटरसेक्शन y होल का कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, u माइनस x इंटरसेक्शन y। तो चलिए वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो u हमारे पास क्या है, सबसे ऊपर आप देख सकते हो, ऊपर से देख के लिखते हैं, यहाँ पे आ गया 4, उसके बाद आ गया 5, 6, 7 और ये लगातार काउंटिंग चल रही है 25 तक। तो ये u आ गया माइनस, और x इंटरसेक्शन y जो है वो ये अभी मालूम किया है 11, 13, 17 और ये क्लोज। इसके अंदर अब क्या करेंगे, इसमें हो और इसमें ना हो, ये होता है। तो u में से इसको माइनस कर देंगे तो 4 उधर नहीं है तो 4 भी लिख लेते हैं, 5 भी उधर नहीं है, 6 भी उधर नहीं है, 7 भी उधर नहीं है, 8 भी उधर नहीं है, 9 भी उधर नहीं है, 10 भी उधर नहीं है। और उसके बाद 11 उधर है तो 11 नहीं लिखेंगे, 12 भी उधर नहीं है, 13 यानी कि 12 उधर नहीं है, 13 तो इधर मौजूद है तो 13 ही लिख सकते इधर, इसी तरह 14 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, 17 यहाँ पे मौजूद है तो ये नहीं लिखेंगे। इसके बाद 17 के बाद 18 और उसके बाद 19 और इस तरह अब आगे ये चलते जाएंगे कहाँ तक, 25 तक सेट जा रहा है तो 25 भी उसके अंदर नहीं है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये हमारा जो है वो आंसर होगा। मैं चेक कर लेता हूँ किताब से। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 जो है उसे भी जल्दी से करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 करने के लिए इधर लिख लेते हैं पार्ट 4, और पार्ट 4 क्या है, x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा, पहले x कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा जो कि u माइनस एक्स होगा, और उसके बाद y कॉम्प्लीमेंट मालूम करना होगा जो कि u माइनस वाई होगा, और फिर इसके जो आंसर होगा, जैसे इसको आंसर 1 कर लेते हैं, इसको आंसर 2 कर लेंगे, तो इधर a1 u और फिर a2। ठीक है, तो ऐसे करके फिर ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आई होप कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, चाहे ज़ुबानी कर लो चाहे आप मुझे सुन लो। ठीक है, तो चलिए इसको भी करते हैं। तो सबसे पहले हम x कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, ये होता है u माइनस एक्स के। तो u कितना है हमारे पास, वो है 4, 5, 6 और ये चलता जा रहा है 24, 25 तक। उसके बाद माइनस x कितना है 11, 13, 17, 19 और 23। ठीक है, यहाँ पे हो गया। और आगे अगर चलें तो इधर आ जाएगा अब हमारे पास माइनस, यानी कि इसमें हो और इसमें ना हो। ठीक है, तो ऐसे कौन से डिजिट्स हैं, जैसे 4 उसमें नहीं है, 5 उसमें नहीं है, 6 उसमें नहीं है, और ऐसे लगातार 10 तक उसके अंदर मौजूद नहीं है। 11 उसमें है, 12 नहीं है, फिर उसके बाद 13 है, 14 नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 इसमें है, और 18 नहीं है इसमें, तो 18 हो गया। 19 इसमें है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 भी नहीं है। तो ये हमारे पास x कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक इसी तरह y कॉम्प्लीमेंट मालूम कर लेते हैं। तो वो किसके इक्वल होता है, u माइनस वाई। तो u किसके इक्वल है, ऊपर भी दिखा देता हूँ, ये 4, 5, 6 और इसी तरह 24, 25। तो ये हो गया माइनस y किसके इक्वल है, ये रहा हमारे पास y। तो ये है 4, 5, 6 और ये लगातार 16 और 17। ठीक है, तो ये 2 हो गया। इसमें से जब माइनस की तरफ जाएंगे तो क्या आ जाएगा इधर, कि ये
ब्रैकेट। तो 4 जो है इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी। अगर आप ध्यान से देखें एक चीज़ यहाँ पर कि 4 से लगातार काउंटिंग 25 तक है और यहाँ से 4 से लगातार 17 तक है। तो इट्स मीन 17 तक तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हैं वो हम नहीं लिख पाएंगे, और 17 के बाद इस सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो इधर मौजूद नहीं है, तो वो हम लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। तो 17 के बाद 18 इधर नहीं होगा, उसके बाद 19 भी नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा, और 21 भी नहीं होगा, और ठीक इसी तरह 25 तक ये डिजिट्स या एलिमेंट्स चलेंगे। तो ये हमारे पास y कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब इसका हम x कॉम्प्लीमेंट यूनियन y कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो x कॉम्प्लीमेंट में कौन सा सेट आ जाएगा, ये वाला। तो चलिए इसे लिखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 4, 5, 6 और ये लगातार चलेंगे 10 तक। ठीक है, और 10 से फिर चेंजिंग शुरू हो जाएगी। तो 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23। ठीक है, और इसके बाद यूनियन आ जाएगा। और अब y कॉम्प्लीमेंट ये वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा 18, 19, 20 और ये चल रहे हैं 24, 25 तक। अब यूनियन में सारे लिखते हैं, तो सारों में अगर लिखें तो 4 से 10 तक, तो यानी कि अगर देखें तो यहाँ पे 4 से 10 तक लगातार हैं और इधर 18 के बाद 25 तक लगातार हैं। तो इसको तो हम ऐसे ही 1 बाय 1 देख के लिख सकेंगे। तो चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 10 तक तो लगातार डिजिट्स हैं, चाहे इधर हो या ना हो, तो 10 तक तो हम लिखेंगे। तो 4, 5, 6, 7 और 8, 9, 10। अब 11 नहीं है इस सेट के अंदर, तो 11 नहीं लिख सकते, सीधा 12 लिखेंगे। और उसके बाद 14 लिखेंगे, 15, 16, 17 तो नहीं है ऊपर, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 15 के बाद 16 के बाद आ जाएगा यहाँ पे 18, और 18 के बाद अब यहाँ पे लगातार काउंटिंग शुरू हो गई, तो इसलिए यहाँ पर भी लिखेंगे। तो इसलिए अब इसको बेशक ना देखो क्योंकि इधर तो कम है। तो यहाँ पे 18 के बाद आ जाएगा 19, और 19 के बाद 20, और फिर 21, 22, 23, 24 और 25। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली आंसर होगा। मैं चेक कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि x अगर इस सेट के इक्वल हो और y जो है इस सेट के इक्वल हो, देन फाइंड द दीज क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन मालूम करने आसान है। इन्हें डिफरेंस कहा जाता है दो सेट का। तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, मैं करूँगा तो आपको सॉल्व करने आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं, जो कि क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस वाई का। ठीक है, तो x का सेट क्या है, 2 के मल्टीपल्स यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 यानी 2 के गैप से, और दूसरे में 4 के मल्टीपल्स हैं यानी कि 4 के गैप से हैं, 4, 8, 12, फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, इस तरह ये आगे जा रहे हैं। तो वैसे तो ज़ुबानी भी कर सकते हैं इतने इतने सेट लिख के, लेकिन आप लोगों के लिए अगर मैं इतने लंबा तो खैर नहीं लिख पाऊँगा, बस समझने की कोशिश करिएगा। 2 के बाद आएगा 4, फिर 6, फिर 8। ठीक है, इसी तरह ये आगे चल रहा होगा और कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 20 तक। और इसके बाद माइनस y में अगर चलें तो 4, 8, 12 और फिर कोमा। अच्छा, मैं लास्ट में क्या करता था, अभी तक मुझे ये अभी बात पता चली है कि कोमे ऐसे लिखता था, लेकिन मैंने बुक में भी देखा है कि यहाँ पे कोमा डाला होता है, फिर सो ऑन डालते हैं, तो आप ऐसे कर लो। तो 12 हो गया, 12 के बाद सीधा आएगा यहाँ पे 24। ठीक है, तो ये दो सेट हो गए। अब डिफरेंस कैसे मालूम करते हैं कि इसमें हो और इसमें ना हो, ऐसे हमने एलिमेंट्स लिखने हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो यहाँ पे एक और ब्रैकेट डाली, और अब देखिए 2 उसमें नहीं है, 4 होगा लेकिन 6 उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो उसके बाद 6 के बाद अगर आप देखें 8 इसमें है तो 10 नहीं होगा। तो अब आप इसी तरह 12 उसमें होगा, 14 नहीं होगा। 14 में 2 ऐड करेंगे तो 15, 16 यानी कि 16 बन जाएंगे, 16 उसमें होगा, और 18 उसमें नहीं होगा। इसी तरह 20 उसमें होगा, 22 उसमें नहीं होगा,
ठीक है। इसी तरह बल्कि बस ये यहाँ 18 तक क्योंकि 20 से ऊपर तो है नहीं, तो ये हम गलत जा रहे हैं, हम 18 तक ही लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 18 से आगे तो 20 तो उसमें होगा, ठीक है। तो ये सब आंसर हुआ, यानी आसान सा है, बस इसमें ध्यान रखिएगा। जैसे आप रफ अमल में ये लिख लीजिएगा 2 4 2 का टेबल ही है, 2 4 6 और उसके बाद 8 10 12 14 और उसके बाद 16 18 उसके बाद 20। तो ये तो हो गया एक सेट हमारे पास, और माइनस अगर इधर देखें तो 4 8 12 16 और उसके बाद कितना आ जाएगा 20 और 24। तो अब अगर ध्यान से देखें तो 2 उसमें नहीं है, 6 उसमें नहीं है, उसके बाद 8 उसमें है, 10 उसमें नहीं है, और उसके बाद 12 उसमें है, 14 नहीं है, उसके बाद 16 है उसमें, 18 नहीं है, ठीक है, और उसके बाद 20 उसमें मौजूद है, तो इसलिए यहाँ तक ही होगा। तो ये देखिए यही आंसर है। तो अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, पूरा लिख के भी मैंने रफली दिखा ही दिया आप लोगों को। आई होप ज़्यादा मुश्किल है नहीं, समझ में आ गया होगा। अगले की तरफ चलते हैं। तो दूसरा पार्ट करें तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन 2 आ जाएगा, और वो क्या है, y माइनस एक्स। तो y माइनस एक्स में पहले y का सेट लिख लेंगे, जो कि क्या है, ऊपर से देखें तो ये हो जाएगा 4 8 12, इसमें 4 जमा करें तो 16, फिर 20 और फिर 24। चलो पूरा ही लिख दिया। और उसके बाद x जो है वो किसके इक्वल है, वो है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, ठीक है। तो ये हमारे पास x आ गया। अब हमने क्या करना है, इसमें हो और इसमें ना हो, ऐसा कुछ हमने लिखना होगा। तो पहले सेट में ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो दूसरे में नहीं है, तो उसमें 8 भी उसमें है, 12 भी उसमें है, 16 भी उसमें है, 18 जो है यानी कि 20 भी उसमें है, 24, जस्ट 24 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इस सेट में नहीं है, बाकी सारे के सारे मौजूद थे वहाँ पर। तो 24 इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि इफ़ ए जो है वो n के इक्वल हो, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट, n से मतलब ये है, और b जो है वो w के इक्वल हो, यानी होल नंबर के सेट के इक्वल हो, देन आपने ये a माइनस बी और b माइनस ए मालूम करना है। तो ये भी पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कि सबसे पहले तो वो लिखते हैं कि सेट जो लिखने होंगे, तो a जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू हों, ऐसे सो ऑन जो है वो आगे चलते हैं, ये नेचुरल नंबर्स हैं। और होल नंबर्स कौन से होते हैं, जो 0 से शुरू हो और इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएं, सो ऑन, ठीक है। तो ए बी के सेट आ गया। अब हम इजीली मालूम कर सकते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन के अंदर पूछा गया a माइनस बी, तो a कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और उसके बाद माइनस, और इधर आ जाएगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब a माइनस बी मालूम करना है, तो a में एलिमेंट हों, ऐसे एलिमेंट ढूंढने जो a में हों, और यानी इसमें हों और इसमें ना हों, ठीक है। तो ऐसे कौन से होंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो 1 भी उसमें है, 2 भी उसमें है, 3 भी उसमें है, तो ये भी गिनती ख़त्म नहीं हो रही, ये भी गिनती ख़त्म नहीं हो रही। तो यानी कि इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं, तो इसलिए ऐसा कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं है जो कि हम लिख पाएँ, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट कहलाएगा। एम्प्टी सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सही तरह नहीं लिखा गया, इसको लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। तो पहला क्वेश्चन ख़त्म हुआ, एम्प्टी सेट इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्या है, b माइनस ए। तो b किसके इक्वल होगा, ऊपर अगर देखें तो ये लिखा हुआ b होल नंबर का सेट होता है, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, माइनस a किसके इक्वल होगा, नेचुरल नंबर्स 1 2 3, और ऐसे
ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अब ऐसे एलिमेंट्स लिखने होंगे जो इसमें हो और इसमें ना हो। तो ऐसा एलिमेंट सिर्फ एक ही है, 0, जो कि इस सेट में मौजूद नहीं है, तो इसलिए 0 इसका आंसर होगा। तो आई होप कि ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही ये तमाम एक्सरसाइज ख़त्म होती है। फाइनली अगर कुछ अनजाने में गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दिल लगा के पढ़िए, आगे बढ़िए। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।